अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। कभी वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। मैं भी ज़रा सी मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन खैर आज हिम्मत जुटा के मैं आपके सामने खड़ी हूँ। वैसे दुनिया में अगर आप देखा जाए ना, दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सैडिस्ट टाइप होते हैं, कुछ सख्त दिल होते हैं, दूसरों का मजाक उड़ा के उनको ज़िंदगी का मज़ा लूटना है होता है, दूसरों को गिरा के उनको आगे बढ़ना होता है। मतलब कि इतने सख्त दिल होते हैं कि किसी के लिए या अपने लिए भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए ना, आंखों में आंसू तक नहीं आता, जूं नहीं रेंगती है उनको, इतने कोई ढीठ होते हैं। और वो अपनी सख्त दिली पे उनको बड़ा नाज होता है कि हम तो बड़ा टफ बंदा है, हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। बहरहाल, लेकिन अगर आप वाइस वर्सा देखें तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, जो बहुत नरम दिल ऐसे होते हैं कि अपने लिए तो दूर की बात, लाइक वो दूसरों के गम को देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे को तकलीफ़ को देखकर वो उस तकलीफ़ को समझ पाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उनके पास पैसे हो ना हो, अपनी हैसियत से बढ़कर दूसरे शख्स की हेल्प कर रहे होते हैं। और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। वरना अभी मैं कोई आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि भाई दुनिया तो क़यामत के आसार हैं, कि लोग एक दूसरे को इतना कोई उछालते हैं, इज़्ज़तें उछाल रहे हैं और लोगों को मज़ा आता है, मौका मिलता है कि किस तरह दूसरे को गिराया जाए, तलाश किए जाते हैं ऐसी चीज़ें। मगर दुनिया जो चल रही है ना, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। वो इन्हीं हमदर्द लोगों की वजह से चल रही है, जो सिर्फ पॉजिटिव होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर उनके साथ कोई बुरा भी करता है, वो तब भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। और बहुत सारी ऐसी, जब आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे होते हैं या बहुत सारे ऐसे आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि इसने उसके लिए ये कर दिया, उसने इसके लिए कर दिया, तो आपको एक यकीन आ जाता है कि हाँ भाई, दुनिया अभी बची हुई है इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से। तो अपनी अच्छाइयों को या दूसरों की अच्छाइयाँ अगर आपको पता हो, उसको बताना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो बेआसरा लोग हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है और वो हर किसी को जालिम समझते हैं, हर किसी को ऐसा समझते हैं कि बस अपनी ही धुन में चले जा रहा है, उनको ये एहसास हो जाए कि नहीं, दुनिया में अभी हमदर्दी ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूँगी जो बड़े वायरल भी हुए और जिनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। आइए, ये जो हमदर्दी की कहानी मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ऐसा दोस्त जो अपनी आँखों से की बिनाई से महरूम, विजुअली इम्पेयर्ड है, मगर उसकी दोस्ती ऐसी थी, उसकी दोस्त की हमदर्दी ऐसी थी कि वो अपने दोस्त की आंखें बना। और ये बड़े मशहूर हुए थे ये जोड़ी दोस्तों की। क्यों? आइए चल के देखते हैं। दोस्त हर वक्त किस तरह काम आते हैं, इसकी मिसाल माइक और स्टीफन नामी दो दोस्तों की है। माइक आंखों से महरूम है, जो अपने दोस्त के साथ फुटबॉल का हर मैच देखने जाते हैं और उनसे सुनकर हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इनकी इस दोस्ती को कई बार मुख्तलिफ मैचेस में देखा गया और इस तरह इनकी दोस्ती को मिसाली करार दिया जाने लगा। इन दोनों दोस्तों के इस अमल को एक रोज उनके फेवरेट प्लेयर मोहम्मद साले ने देखा और वो भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। फिर मोहम्मद साले ने इन दोनों दोस्तों को मुलाकात के लिए बुलवाया और इन दोनों को अपनी साइन की हुई शर्ट भी गिफ्ट की, जो कि यकीनन इनकी दोस्ती के लिए बहुत बेहतरीन तोहफा साबित हुई। ये भी कहना गलत है कि हाँ भाई, जो अमीर लोग होते हैं उनका दिल तो पत्थर का होता है। जो हमदर्दी है वो गरीबी और अमीरी देख के नहीं आती, वो किसी में भी आ सकती है। किसी हुक्मरान को भी खुदा ने बहुत काइंड बनाया है, हमदर्द बनाया। हाँ, बहुत जालिम हुक्मरान भी रहे हैं, और जब भी जुल्म का नाम आता है तो उन जालिम हुक्मरान का नाम लिया जाता है, और हमदर्दी का नाम आता है, बहुत सारे ऐसे हमदर्द हुक्मरान भी रहे हैं। आइए, एक और हुक्मरान की कहानी जो है, हमदर्दी की कहानी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अबू धाबी वाला वाक़या आप सबको याद होगा, लेकिन मैं थोड़ा रिवाइव करती हूँ कि जो अबू धाबी का जो क्राउन प्रिंस था,
मोहम्मद बिन जैद, उन्होंने एक लड़की जो थी, बच्ची जो बच्चे उनको वेलकम करने खड़े थे, वो उस गलती से उस बच्ची से हाथ नहीं मिला पाए थे। वो आपको पता है ना, इतना हड़ाबड़ी हुई भी होती है, एकदम निकल जाता है बंदा। और जब उस बच्ची ने इस तकलीफ़ और दुख का इजहार किया कि वो इतनी बड़ी फ़ैन है उनकी, तो ख़ास तौर पर वो उस बच्ची के घर उससे मिलने गए। आइए देखते हैं। यूएई दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है और इधर बसने वाले लोगों में नरम दिली भी बहुत मशहूर है। इसकी ताज़ा मिसाल मोहम्मद बिन जैद की है। जब एक तकरीब में इनको चाहने वाली एक छोटी सी बच्ची आयशा अपनी जगह तब्दील करके उनसे हाथ मिलाने आई, तो मौका ना होते हुए वो उस बच्ची से हाथ ना मिला पाए। इस वाकये की वीडियो मीडिया पर आते ही बहुत वायरल हो गई, जो मोहम्मद बिन जैद तक भी जा पहुंची। इस पर इन्होंने नरम दिली का मुजाहिरा किया और बजाते खुद उस बच्ची से मिलने उसके घर गए, जिसका मंजर काबिले दीद है। जी जनाब, तो देखिए ना कितनी कितनी छोटा सा जेस्चर था उस बच्ची के लिए। वो हाथ मिलाना जो है वो बहुत बड़ी बात थी। और अगर हम लोग बड़ा हल्का ले लेते तो क्या हुआ, लेकिन ये एक हमदर्दी की एक निशानदेही थी जो हुक्मरान ने अपने पूरी कौम को बताया कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप जाहिर कर सकते हैं दूसरे शख्स को हमदर्दी के हवाले से। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक और हमदर्दी की कहानी, और ये मुर्तज़ा की कहानी है जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। अपने फेवरेट प्लेयर से वो कैसे मिला, ये हमदर्दी की कहानी आप ज़रूर देखिए। मेसी और रोनाल्डो के दुनिया भर में चाहने वाले मौजूद हैं। ऐसा ही एक फैन मुर्तज़ा नामी एक अफगानी बच्चा है, जो मेसी का इस कदर शैदाई था कि अपने वालिद से बार बार मेसी के नाम की जर्सी खरीदने की ख्वाहिश करता, लेकिन कम आमदनी की वजह से वो इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना कर पाए। लेकिन उस जर्सी से मिलते जुलते शॉपर को शर्ट की शक्ल देकर उस पर मेसी का नाम लिखकर अपने बेटे को पहना दी। इस टी शर्ट की एक तस्वीर उसके बड़े भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो खुशकिस्मती से मेसी की नजरों तक भी जा पहुंची। इस तस्वीर को देखकर मेसी ने अपने नाम की साइंड शर्ट उस बच्चे को भेजी और उसके बाद मेसी के नुमाइंदगान ने मेसी का पैगाम उस बच्चे के वालिद तक पहुंचाया कि मेसी इस बच्चे से खुद मिलना चाहते हैं, जिसके बाद उस बच्चे ने मेसी से मुलाकात की और बार्सिलोना की पूरी टीम ने उसके साथ एक मैच भी खेला। ये तो दुनिया भर की हमदर्दी की कहानियाँ हैं। अगर आपके 3 बच्चे होते हैं तो उन तीनों में से भी तीनों की फितरत अलग होती है। उन तीनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा हमदर्द होता है, और एज़ माँ आप जानती हैं कि इन तीनों में से जो मेरा ये वाला हमदर्द बच्चा है ना, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। 3 हो या 5 हो, उन सब में से आपको सबकी फितरत पता होती है कि थोड़ा गुस्से का तेज़ है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ज़हीन है, ये हमदर्दी में अच्छा है, ये देने दिलाने में अच्छा है। तो माँ जो है वो अपनी औलाद के बारे में सब कुछ जानती है। वाकई कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं अपने रवैयों की वजह से, अपनी हमदर्दाना रवैयों की वजह से। लोग आके कहते हैं तुम्हारा बहुत अच्छा औलाद तुमने पाली है, बड़ा तुम्हारा बच्चा जो है वो अच्छा है, दूसरों की मदद करता है वो। तो वहाँ माँ बाप का नाम रोशन करते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों की शिकायतें नहीं आना कम होती कि तुम्हारे बेटे ने तो नाक में दम कर दिया है, ऐसे साइलेंसर निकाल के बाइक चलाता है, हम लोग सो भी नहीं सकते हैं, मोहल्ले वाले आके शिकायत करें। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी औलाद के बारे में क्या क्या चीज़ें सुनते हैं। कभी आप महजूज होते हैं उनकी तारीफ़ें सुनकर, और कभी आप शर्मिंदा हो जाते हैं उनकी कोई ऐसी हरकत से। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला ऐसी औलाद दे जो फर्माबरदार होने के साथ साथ अच्छी इंसान हो। हम सारे ही, वो कहते हैं ना कि सारी जमा पूंजी लगा देते हैं उनकी एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई में, लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे पढ़ाई में, मेरा ये सोचता है कि पढ़ाई में वो जैसे भी हों, लेकिन अच्छे इंसान अगर बन जाएंगे ना तो हमारा फ़र्ज़ जो है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई बच्चा जो है दूसरे टैलेंट के अंदर होता है, किसी स्पोर्ट्स में या किसी और एक्टिविटी में। अभी जो गेस्ट मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, ये मैं कहती हूँ हर फन मौला हैं, और ये शायद ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा, वो कहते हैं ना कि एक लकी साबित भी हुए हैं, और पेरेंट्स के ख्वाब पूरे किए इन्होंने, इन बच्चियों ने,
इन बच्चियों ने एक्चुअली जिनको मैं बुलाने वाली हूँ। और साथ साथ जब लोग इनको मिलते हैं, जब इनके पेरेंट्स को मिलते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि बड़े अच्छे आपने अपने बच्चों की तरबियत की। अक्सर और बेशतर ये कहा जाता है, जैसे मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में आई थी, मैंने फ़िज़िक्स में ऑनर्स किया हुआ था, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ था और आगे मैं ये सोच रही थी कि मैं होटेलियर बनूंगी, लेकिन खैर जहाँ किस्मत होती है। तो मुझे लोग कहते थे हाँ भाई शोबिज़ में तो वही आता है जो कहीं और पढ़ा लिखा नहीं होता, जो पढ़ाइयों से मतलब ड्रॉप आउट होता है स्कूल। इंडिया में भी यही सोचा जाता है कि बहुत सारे हीरो हीरोइंस जो हैं वो पढ़ाई में नहीं थे तो फिल्मों में आ गए। और पाकिस्तान में भी कुछ यही एक गलत फहमी है लोगों की कि हाँ भाई पढ़ने लिखने में कुछ नहीं बने तो आ गए शोबिज़ में। जी आसान नहीं है एक तो शोबिज़ में आना। और मैं चंद लोगों को चुनकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओ हो भाई वो जो पढ़ाई है वो तो मस्त थी उनके घरानों में, ये तो एक शौकिया उन्होंने हॉबी के तौर पर शो बिज़नेस को ज्वाइन किया था जो कि उनका अब प्रोफेशन बन गया। और क्यों ना बने, माशाल्लाह हमारे यहाँ इतने चैनल्स हैं और यहाँ पे भी इतना अच्छा रोज़गार है, तो क्यों ना करे जिसमें इंसान का इंटरेस्ट हो। लेकिन आज मैं इंडस्ट्री के कुछ पढ़े लिखे लोगों से आपको मिलवाऊंगी। सारे तो अंडर वन रूफ नहीं जमा कर सकते, लेकिन हाँ 4 लोग आज हमारे साथ हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मस्तियाँ होंगी, सुबह सुबह मज़े मज़े की बातें हम और आप बैठ के एक साथ गपशप लगाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज का शो बड़ा मज़ेदार होगा, उसकी रीज़न ये है कि आपकी वो जो एक दिमाग में ये बैठा हुआ होता है ना, ये मिथ बना हुआ है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसे ही कोई भी आ सकता है और बस पढ़ाई में अच्छे नहीं तो चलो हमने कहा कि एक्टिंग ही कर लें। आज मैं आपको चंद ऐसे लोगों से इंडस्ट्री के मिलवाना चाहती हूँ जो बेसिकली जिनके पास प्रॉपर डिग्रियाँ हैं और शौकिया ये काम शुरू किया और उसके बाद उसे प्रोफेशन बना लिया। लेकिन अम्मा अब्बा ने फुल पढ़ाया लिखाया और अम्मा अब्बा का नाम उन्होंने पढ़ाई लिखाई के थ्रू ही रोशन कर दिया था। आइए शुरू करती हूँ बुलाना। मैं अभी जिस एक्ट्रेस को बुला रही हूँ, यंग एक्ट्रेस हैं बहुत और आपने उनको ड्रामों में ज़्यादा नहीं देखा हुआ क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को भी ज़ाहिर है उस वाले से टाइम दे रही होती हैं। तो लड़कियां बहुत कम इस प्रोफेशन को अपनाती हैं जिसे हम फ्लाइंग का प्रोफेशन कहते हैं। एज पायलट आपको बहुत कम लड़कियां नज़र आती होंगी, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन शुक्र है कि अब लड़कियों के अंदर से ये फ्लाइंग का खौफ निकल रहा है और वो इस प्रोफेशन को अपना रही। मैं वेलकम कर रही हूँ अमारा चौधरी एज एक्ट्रेस नहीं एज पायलट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी Good to कब आप वो कब चक्कर खिला रही हैं? जब आप कहें, आप लाहौर आए। हाँ मैंने तस्वीरें देखी तो हमारी, मैंने कहा ये लड़की ने शायद मॉडलिंग की है, ये कोई ऐसा है कैसे माशाल्लाह जहाज उड़ा रही। तो बाद में पता चला यूनिफॉर्म जो पहना हुआ था वो जहाज का ही था, वो मॉडलिंग असली था। बहुत सारी गप मारनी है, बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज आइए बैठिए जरा। बिल्कुल, थैंक यू। और भी जो प्रोफेशंस हैं उनमें से अपने जो लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको बुला लूँ। और वाकई खुदा ने बहुत सारे टैलेंट डाले होते हैं इंसान के अंदर, सिर्फ उसको खुद अपने आप को तराशना पड़ता है और पता लगाना पड़ता है कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, ये भी है टैलेंट, ये भी टैलेंट। एक ऐसा इंडस्ट्री का नाम जिनको आपने कई सालों अपने आप को सुबह सुबह जगाते हुए देखा और फिर अब आप उनको ड्रामों में रोते हंसते गाते देख रहे हैं, मगर एक्चुअली जो उनका मेन प्रोफेशन था, जो कि हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनकी बेटी की या तो शादी हो जाए वो या तो डॉक्टर बन जाए, तो वो उन्होंने अपने माँ बाप का पूरा किया। आज मैं शाइस्ता लोधी को बुला रही हूँ एज डॉक्टर शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह माय गॉड, आप कैसी हैं? स्मार्ट से स्मार्ट तर होती जा रही हैं, हसीन से हसीन तर। तो जब क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं वो इतनी हसीन हो तो कैसे नहीं लोग फिर जाएंगे? ओ ये तो जरूरी है भाई। नहीं, वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर अच्छी बात करे तो बीमार की आधी बीमारी दूर हो जाती है, वो वाली बात है। भाई देखो ना, साफ बात ये कि कभी अगर जो सैलून की ओनर्स हमारे पास आती हैं वो बताती हैं कि कतरीना की तस्वीर लेके आ जाती है, इसके मुझे जैसा बना दें। तुम्हारे पास तो लोग आके कहते होंगे आप अपने जैसा बना दें। नहीं बिल्कुल है ना, 110%। हाँ, लेकिन वो मेरे पास भी लेके आते हैं, ऐसे लिप्स बना दें, नोज ऐसी बन सकती है। तो आइए प्लीज बैठे।
हमने हर तरह की बात की है शायद, लेकिन हमने वो पढ़ाई की कभी बात नहीं की। हाँ। कि ये कैसी बच्ची थी पढ़ाई में, और वो पढ़ाई के दिन वो टीचर्स की टीचर्स के साथ मस्तियाँ करना, मतलब किस तरह की चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस नहीं हुई। जो मैं अपनी अगली गेस्ट भी बुला रही हूँ, मैंने उनसे दुनिया जहान की बातें कर ली, खाना पकाना, मेकअप, बच्चे, फलाना धमाका, सारे घर पे भी हुआ है, कोना कोना छान मारा, सब कुछ जानती हूँ। लेकिन मैं उनकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। और आज मैंने सोचा भाई जो हर फन मौला, ये कोई, मैं तो जिन कहती हूँ उसको, ये मैं कहती हूँ तुम फीमेल जिन हो भाई, माशाल्लाह हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे, भाई ग्रामर स्कूल में एडमिशन होना आसान तो नहीं है, तो ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं। एज डेंटिस्ट आज आप मिलेंगे नादिया हुसैन से। जो ये जिनी है हमारी जिनी। सामने को क्या हाल है? ये हम क्या हाल है? नया ट्रेंड शुरू है कोनी। कैसी हो? मैं ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है? सुनो, अब अगर वाकई तुम्हारे बच्चे कहते होंगे अम्मा दांत में दर्द है, तो कोई प्रैक्टिस है कि तुम दांत देख के बता सकती हो कि हमारा रूट कनाल होना है, ये हो रहा है? बिल्कुल 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 आराम से। अच्छा। और दवाइयाँ भी जो है वो लॉट ऑफ टाइम्स मैं प्रिस्क्राइब करती रहती हूँ। यू नो, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि मेरा क्या प्रोफेशन है, तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा हाँ दांत में दर्द है, या यू नो मसूड़े में दर्द है, या यहाँ दर्द है। तो कई दफ़ा ऐसा पेन होता है कि जो आपकी यू नो टेम्पल्स तक जा रहा होता है, गर्दन तक जा रहा होता है, तो फिर उसका एक अलग डायग्नोसिस होती है। तो वो चीज़ें जो हैं पे, लेकिन इसके अंदर जाहिर है थोड़ा सा इन डेप्थ भी जाना होता है कि एक्सरे दिखाओ, ये करो, वो करो, तो चलता रहता है। और मेरा क्लिनिक जो है, डेंटल क्लिनिक, वो मेरे सैलून के अंदर है, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एस्थेटिक्स में कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो चलो ये तो अच्छी बात है। तो हमारे पास एक तरफ हो गई जी पायलट, यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गई हैं डेंटल सर्जन। तुम एमबीबीएस डॉक्टर कहलाएंगे, स्पेशलाइज किस में कहेंगे? मैं एस्थेटिक कंसल्टेंट हूँ। एस्थेटिक कंसल्टेंट, अच्छा। और अब जो मैं तीसरी जो गेस्ट बुला रही हूँ, ये बड़ी अच्छी बहस कर सकती हूँ कि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इसे पैसे नहीं दे रहे। जो चौथी गेस्ट बुला रही हूँ, सॉरी, जो पैसे देने में तंग कर रहा होगा या पैसे बढ़वाने कम, तो ये बहुत अच्छा फाइट कर सकती हूँ क्योंकि इसने लॉ पढ़ा है। आइए, मैं आज मरियम नूर को एज लॉयर बुला रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो मरियम, कितने लोगों का पता है कि तुम आपसे तो हमें भी डरना चाहिए। रियली? क्यों? पता नहीं क्यों भाई लॉयर्स से डरना चाहिए। लॉयर्स नहीं, लॉयर्स के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ताकि आपके काम आ सके, डरना नहीं चाहिए। मशवरे के लिए नहीं, वो अक्सर ऐसा होता है ना, जब अपना घर किराए पे चढ़ाना होता है तो सब कान में, अगर कोई लॉयर होगा ना उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर किराए पे लेना हो, आपने बैंक से गाड़ी, एक टाइम था जब बैंक वाले लॉयर्स को गाड़ी या कोई आपने कोई लेना हो, घर लेना हो इंस्टॉलमेंट, वो नहीं देते थे। अब जाके कुछ अरसे से यस ये था थोड़ा कुछ, बिकॉज वो कहते कोई फड्डा डाल देंगे। और यही तो भाई, ये जब भी बैंक से लीज नहीं कराते, लीज नहीं करवाते, फड्डा डाल देंगे, कुछ हाँ, कोई लॉ निकाल देंगे। लेकिन मैं एक बताऊं, ये इमेज खराब किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज बीइंग अ लॉयर, मुझे पता है हमारे जो बैंक है, कोई समटाइम्स बिला वजह की वो आपसे डिडक्शन कर लेते हैं आपके अकाउंट से, देन यू नो योर राइट, सो यू कैन फाइट फॉर दैट। वो कहते हैं कि हम इन्हें उल्लू बनाएंगे, बनेंगे नहीं, तो इसलिए डरते हैं लोग। अच्छा जी, हम शुरुआत करते हैं तुम लोगों के स्कूल लाइफ से ना, ठीक है ना? वो स्कूल लाइफ जो, देखिए, आई मस्ट अप्रिशिएट यू एंड योर टीम कि बड़े मज़े का टॉपिक है कि वो लोग है वो जो मीडिया में भी हैं और साथ साथ अपना प्रोफेशन, और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है, तुमने भी शायद सुना होगा कि अच्छा एक्टिंग कर, और क्या करती हैं या और क्या करती हैं। ये अभी तक लाइक आपसे सवाल होता है, अच्छा तो हाँ टीवी पे आते हैं, मतलब लाइक रिश्ते देने के लिए भी जब लड़के जाते थे तो लड़कों के लिए जो लड़की वाले हैं वो बोलते थे कि अच्छा तो एक्टिंग तो करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा क्या करते हैं? बहुत सारे लड़कों को रिश्ते नहीं मिलते थे, अच्छा खाली हवाई रोजी है एक्टिंग, कोई दुकान हो, कोई कुछ बिजनेस तो हो। लेकिन बहू डॉक्टर हो तो बड़ा अच्छा होता है, ओहो, पूरी उम्र कमाएगी। हाँ, अच्छा भाई बहू से नौकरी नहीं भी करानी, लेकिन खानदान में तो बताना हमारे हम डॉक्टर बहू लाए हैं। हमारे जिना में हमारे एक प्रोफेसर थे मेडिसिन के, अच्छा, प्रोफेसर रशीद, वो हमेशा कहते थे वार्ड 5, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो उसमें वो हमेशा कहते थे और कुछ हो ना हो
लड़की अगर डॉक्टर बन जाए तो रिश्ते बहुत अच्छा। ये पाकिस्तान में अभी भी कॉन्सेप्ट हैज टू चेंज। आई डोंट नो, बहुत टाइम लगेगा, शायद हमारे बच्चे कर दें Change होगा, हमारे बच्चे जो है ना वो थोड़े डिफरेंट हैं। अब तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो शायद ये लोग चेंज कर दें, लेकिन अभी तक वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे अम्मा पापा भी चेंज थे तभी हम चेंज हैं, हमारे बच्चे भी चेंज होंगे। जो नहीं चेंज है वो प्लीज वो भी चेंज वो भी चेंज हो जाए। डॉक्टर के अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं। नहीं यार, मेरा अपना ख्याल है, आप शायद सबसे थोड़ा सा डिफर कि अगर एक प्रोफेशन इज्जत वाला है तो उसको उस तरह के हर प्रोफेशन इज्जत वाला होता है, एक्टिंग भी, होस्टिंग भी, प्रोडक्शन भी। बट अगर उसको उसका मुकाम या इज्जत इसलिए मिलती है कि वो लोगों को सही करता है, उनकी जानें बचाता है, और लोग उसको अगर उस तरह से इज्जत से देखते हैं तो नथिंग बैड है। उस चीज के बारे में कही थी कि सिर्फ डॉक्टर बनना और अच्छा रिश्ता लेना हाँ, वो बिल्कुल, नहीं वो होना गलत है, चाहिए। हाँ। मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि सिर्फ डॉक्टर, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि डॉक्टर बनने के बाद उसको काम करने की इजाजत तो मिलती नहीं हाँ, है। ये बहुत फिर सारी मैं- सीट्स जाया भी हो जाती हैं। यही तो तो ये फिर इस चीज पे उनके मेरा साथ भी ज्यादा वो इस ज्यादती चीज होती के है ऊपर कि एक जो प्रोफेशनल है आपने उसे घर में बिठा लिया, या तो फिर आप मतलब शादी ऐसी जगह पे करो जिन्हें आपने घर में बिठाना है। भाई, अगर आप आपको डॉक्टर को पता है, ला रहे हैं, किसी को भी ला रहे हैं, तो हमारा एटलीस्ट जब शो शुरू किया था ना मैंने, तो बहुत सारी खवातीन रिलेट करती तो फ़ोन करती थी। आई डोंट नो किधर से नंबर मिलता था। एक डॉक्टर लड़की थी, उसने मुझे फ़ोन किया, वो रो रही थी कि मेरी शादी तो हो गई लेकिन मुझे प्रैक्टिस नहीं करने देते और मेरी ज़िंदगी अजीब कर दी है। मैं घर सब चीज़ें संभाल रही होती हूँ लेकिन जो मैंने पढ़ाई की है वो ही मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही होती। तो वो मुझसे किथार्स करती थी फ़ोन कर करके ना कि और बहुत सारी ऐसी लड़कियां सोचती होंगी, मेरे रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे हैं कि डॉक्टर बहू आ गई हमारे खानदान में। डॉक्टर बहू ने 3 बच्चे पैदा करके उनको पाल रही है, वो कुछ काम ही नहीं कर रही। नॉट जस्ट डॉक्टर्स, इवन हमारे प्रोफेशन में जो लॉयर्स हैं उसमें भी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट और सोसाइटी प्रेशर की वजह से वो भी नहीं जाती हैं फील्ड में। हाँ। बिकॉज ज़्यादातर मेल मेंबर्स हैं जो कि लॉयर्स होते हैं, हमारे जितने भी प्रैक्टिस है, तो वो उस वजह से लड़कियां छोड़ देती हैं। इवन जुडिशरी करने के बाद इतना प्रेशर होता है लड़कियों पे कि इतनी मेहनत के बाद वो रिज़ाइन ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर इतना है, हमारे जो हालात ही ऐसे हैं हाँ। कि आदमी वैसे भी औरत उनकी फील्ड में चली जाए तो देर से कि नहीं ये अगर वो सही भी बोल रही है तो वो उसको उस तरह से नहीं लेंगे। देर से कि एमी बस ये औरत क्रैक है, ये कुछ बोल रही है तो अपने राइट के लिए बोल रही है। औरत इंटेलिजेंट है तो वो क्रैक है। और बेचारी अंडर प्रेशर भी आ जाती हैं बिकॉज हमारे पाकिस्तान के हालात ही ऐसे और ऐसी फील्ड है कि कोई आपको फैमिली इज चेंजिंग। आई थिंक इट इज चेंजिंग, यू नो, लॉयर्स, फीमेल लॉयर्स अब काफी मैं देखती हूँ फीमेल लॉयर्स, अब का मुझे नहीं पता। नहीं काफी हैं, बट मैं यही कहना चाह रही हूँ जैसे डॉक्टर्स को घर बिठा लेते हैं ऐसे फीमेल लॉयर्स को भी घर बिठा अच्छा, लेते हैं। अब मैं उन सब लड़कियों के लिए- ज़्यादा आदमियों में हाँ। काम करेंगी तो घर बैठ जाएं। अच्छा, मैं उन सब लड़कियों के लिए ये पूछना ये चाह रही हूँ क्योंकि अक्सर जब आप बच्चों से पूछते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, बहुत पजल्ड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता। थोड़े थोड़े दिनों बाद फिर उनको समझने आने लगती है कि अच्छा मुझे इस प्रोफेशन को चूज़ करना है। अब आप चारों से मेरा एक कॉमन ये सवाल है कि वो बचपन में दिमाग में क्या था हमारा कि मुझे क्या बनना है? मेरे तो बचपन से माइंड में ये चीज़ थी कि लाइक मुझे एविएशन में जाना है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है लड़की कैसे पायलट हो सकती है। हाँ। और थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आगे चीज़ें चेंज हुई हैं कि पहले लड़कियों को जॉब प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। हाँ। बट अब PIA में 2% जो है वो लाइक अलग से कोटा है लड़कियों का। अच्छा अच्छा 2%। 2% तो वो पे भी बेचारे 22% है बेचारी, तो मिल ही जाएगा आई थिंक। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं कि बचपन में ये लोग क्या सोचते थे कि हमने क्या बनना है बड़ा होकर। मुसाफिर भी तो पैनिक में आते हैं, ओहो हो ये जहाज एक लड़की चला रही है। जैसे गाड़ी आगे वाली गाड़ी गड़बड़ है अगर ड्राइवर जरूर लड़की होगी। जरूर लड़की। हाँ। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए गपशप करते हैं। सुबह जो आई है तेरी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। एक तरफ है पायलट, लॉयर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, मतलब लाइक आज जो है ना मैं 4 पढ़े लिखे लोगों में घिरी हुई, अल्लाह रहम करे। तो मैं इनसे सवाल करके गई थी कि बचपन में क्या इनकी ख्वाहिश थी कि हमने बनना क्या है, क्या हमारे ख्वाब हैं। एक वो वाली बच्चियाँ होती ना जो हमने बड़े होकर दुल्हन बनना है, आप पूछो ना तो हम क्या के जवाब देती है। अच्छा, वो चाहे लॉयर हो चाहे डॉक्टर हो, सबकी हाँ। ख्वाहिश होती है दुल्हन में। नहीं, मेरी तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। नहीं बचपन में होती है जब अच्छा, नहीं, मेरी तो बड़ी मैं- फैंटेसी थी भाई, मैं- पहनना है या नहीं पहनना। मैं जब दुल्हन खेलती थी ना तो अमूमन मैं दूल्हा बनती थी।
क्योंकि आई वाज द टॉलेस्ट गर्ल, तो वो सब जो लड़कियां होती थी ना वो कहती तो तुम बन जा। अगर लड़के हमारे साथ नहीं खेलते थे यू नो, वो घर घर हम लोग खेलते थे, उसके अंदर फिर यू नो लाइक वो जो दूल्हा दुल्हन अच्छा चलो हम कहाँ से, हमारा तुमसे शुरू करते, तुम बता रही थी ना। जी। हाँ तो कि- मैं ये बता रही थी कि लाइक एविएशन में जो है नहीं मैं तो सब, मेरा सवाल ये नहीं, मैं तो बचपन की बात पूछ रही हूँ कि हमारा बचपन में क्या बनना चाहती थी, ये सवाल है मेरा। बचपन तो वो में कागज के जहाज बना कर आती थी। मुझे ट्रैवलिंग का शुरू से बहुत शौक था। हाँ। तो फिर वो जब आपको लाइक एक चीज़ का शौक होता है, फिर आप कहते हो यार मैं पैसेंजर सीट पे क्यों हूँ। हाँ। फिर तो मैं निदा फ्रंट को पे बन जाना चाहिए पायलट, ट्रैवलिंग का जितना ही है। भाई निदा जो है, निदा इस टाइम जो कह रही है वो हम में से कोई भी नहीं कह रहा। सीरियसली मतलब सबको बुलाती हैं, इतना इनके एक्सपीरियंस है और जिस तरह से पता है क्या, देखो तुम्हारी अप्रोच बड़ी अच्छी थी। तुमने कहा मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो मैं पायलट बनूंगी। हम तो गरीब लोग, हम तो कहते थे एयर हॉस्टेस बनूंगी। अप्रोच की बात होती ना, वो कह रही मैं बड़े होकर मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, पायलट बनूंगी। और मैं अपने अब्बू से कब तक लड़ती रही, प्लीज मुझे एयर हॉस्टेस बनने दे रहा। तो अब्बू ने मुझे नहीं बनने दिया। अब्बू कह लेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम पहले पढ़ाई कंप्लीट करो फिर सोचना। अभी मैंने तुम्हें, और तब तक शौक बदल जाते हैं। तब तक शौक मैं तो बदल गया। इवन लाइक यहाँ पर जब मैं मीडिया मैंने स्टार्ट किया तो मैं साथ साथ मास्टर्स कर रही थी। मेरे पापा ने मुझे पहले बोला, कहते हैं बेटा जिस दिन तुमने कहा ना कि मैंने एग्जाम्स नहीं देने या मैंने बीच में ड्रॉप करना है, उसी दिन कराची से वापस आओगी तुम। एक्टिंग नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा। हाँ। और ऑल थैंक्स टू हिम, क्योंकि हमें तो मतलब हम बच्चे हमें लगता है कि अच्छा बस ठीक अब तो सेटअप चीज़ें चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। मैंने मास्टर्स किया एंड देन मास्टर्स के बाद आई वाज लाइक कि बाबा आप तो परमिशन दे दें। तो कहते हैं नहीं मतलब स्कोप ही नहीं है, कैसे यहाँ पर तो इतनी इंडक्शंस ही नहीं होती हैं, तुम करके क्या करोगी। बट देन आई टोल्ड हिम कि नहीं 2% को तो एटलीस्ट चांस मिल रहा है तो ना। मैं उन व्हाट इफ मैं 2% 2% में आ सकती। खुशी होती है जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। तो मैं देखती हूँ कि आप देखिए अगर गोरा जो है, वो बच्चे जो हैं बस जैसे ही जवान हुए वो कमाई में लग जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में लग गए, उधर लगे, पढ़ाई को बहुत कम तरजीह देते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स तो बाकायदा अपना पेट काट काट के एडमिशन करा रहे हैं। पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब ये एक है चीज़। तुम क्या सोचती मई मरियम बचपन में? बचपन में मैं ना तो एक्टर बनने का सोचती थी और लॉयर का नहीं इतना सोचा था जब तक स्कूल एज में थी। हाँ। तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक है और ये बाकी हैंड क्राफ्ट्स और सब कुछ मैं ऐसे करती रहती हूँ। हाँ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं शायद पेंटर बन जाऊँगी या किसी इसी फील्ड में चली जाऊँगी। अच्छा। बट विद द टाइम मेरे अब्बा को बहुत ज़्यादा था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। अब्बा का शौक अब्बा पूरा का। कर रही है। वो मुझे यही बेसिकली उनका जो ज़्यादा मुझे वो फोर्स करते थे, अब्बा इज़ नो मोर नाउ, तो वो मुझे फोर्स यही करते थे कि मैं LLB करके लॉयर बनूं एंड देन मैं जुडिशरी में आऊँ। तो वो जुडिशरी का अभी ख्वाब मैं हर जगह बोलती हूँ मेरा ख्वाब है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो पूरा करूँ। तो वो बस अब्बा ने हमेशा से बात डाली दिल में, वो बस बन गई। लेकिन दिमाग शुरू में भी से होता है ना, हाँ। मुझे यही था कि मुझे अभी भी मैं करती हूँ घर में, मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ये सब का। अच्छा। बट ये और मीडिया बीच में से खुद ही से आ गया। खुद ही से आ गया। बट वो टीनेजर जो मेरी लाइफ थी तब से मुझे ये लॉयर बनने का ही शौक चढ़ गया था बस कि यस आई वांट टू डू दिस। और भाई शाइस्ता तुम बताओ, तुम्हारे अम्मा बाबा ने भी बचपन से इंड्यूस किया हुआ था? बिल्कुल, हाँ। वो इनकलकेटेड था। ओए होए हाँ, कि आपको क्योंकि अम्मा हम में से जरूर चाहती थी कोई एक डॉक्टर बन जाए, ना सारे बहन भाइयों की कसर मैंने पूरी कर दी क्योंकि बाकियों के मार्क्स नहीं आए, उन्हें एडमिशन नहीं मिला। तो सारा जो दिमाग था बेटी पे लगा। हाँ, मैंने अच्छा पढ़ के अपना काम कर लिया। तो बस वो फिर अम्मा ने कहा नहीं ठीक है अब आप मेडिकल करें। हाँ। तो वो उस वक्त तो मुझे लगा कि मुझसे क्या करा रही है, मैं तो बैंकिंग में जाना चाहती हूँ, मैं तो कॉमर्स करूंगी और ये करूंगी और बिजनेस पढ़ूंगी। लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल ठीक किया। बहुत अच्छा किया। कभी कभार अम्मा अब्बा के जो दिए हुए मशवरे हैं वो आपको बाद में जाके समझ आते हैं। यार कितना अच्छा किया। और फिर आप ना इंस्टीट्यूशंस पे चीज़ों पे आप ऑब्वियसली हम एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे, हमने कभी इस तरह की, तो वो जब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और फिर एकदम से आप क्रीम होती है ना मेडिकल कॉलेजेस में, ख़ासतौर पे जो
गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज जहाँ सही नंबरों वाले स्टूडेंट्स जाते हैं। अब तो डिफरेंट चीजें हो गई हैं। वो एक जमाने में, हमारे जमाने में तो यही होता था कि इतने aptitude test नहीं मार्क्स थे। आएंगे कि इतनी % होगी तो एकदम से ना वो मेरी तो इर्द गिर्द की दुनिया ही चेंज हो गई थी ना, मैं किधर आ गई हूँ, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले और सारे। तो वो बड़ी पढ़ाई की इन्वायरमेंट, और फिर आपकी बचपन का ख्वाब था तुम्हारा लाइक बिजनेस करना। हाँ। तो अब तो दोनों पूरे हो रहे हैं ना, एक साथ बिजनेस भी हो गई, अम्मा अम्मा का भी ख्वाब साथ जुड़ गया, डॉक्टर और बिजनेस भी हो रहा है सब। और नारिया तुम्हारा क्या था? मुझे हमेशा रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट था, यू नो। तो मैं कहती थी हमेशा कि मैं रिसर्च साइंटिस्ट बनूंगी। और मुझे ना लाइक जो एस्ट्रोलॉजी होती है और जो स्टार्स की जो एक यू नो जो क्या उसको बोलते हैं, लाइक हाँ गैलेक्सी, यूनिवर्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स या सोलर सिस्टम, मुझे उस चीज़ से बड़ी फैसिनेशन होती थी बचपन से। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं ना कुछ इस किस्म का कुछ रिसर्च साइंटिस्ट टाइप चीज़ बनना चाहती हूँ, रिलेटिंग टू यू नो। अच्छा, मुझे ना कभी जब मुझे रिसर्च साइंटिस्ट आता ना, मुझे पता नहीं टूथपेस्ट दिमाग में क्यों आ जाता है पता नहीं क्यों। तो मैं सोचती कि यार यू नो जब लोग इजाद करते हैं तो ये क्या चीज़ है, कैसे इजाद होती है, यू नो कि नई नई चीज़ों की जो इजाद होती है। तो मुझे ये चीज़ ना, मुझे हमेशा होता था कि यार मैं भी कोई चीज़ इजाद करूँ। तो मुझे ना उस चीज़ की बड़ी एक वो होती थी कि एक शौक और एक मेरे दिल में एक होता था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ यू नो कि मैंने वो चीज़ इजाद की। और पता नहीं समाउ टूथपेस्ट आ जाता था दिमाग में, लेकिन दैट इज एन इन्वेंशन, राइट, टूथपेस्ट, राइट। सो खैर एनीवे, तो मुझे क्योंकि रिसर्च में था तो आई न्यू दैट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी टुवर्ड्स साइंसेस। तो कभी भी जो है वो आर्ट्स एंड उस आर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन आर्ट्स की तरफ प्रोफेशन मुझे लगता है भाई ड्राइंग वगैरह अच्छी होगी कुछ। हाँ, ड्राइंग अच्छी थी, लेकिन फाइनेंस की तरफ बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो इंटरेस्ट था ही टुवर्ड्स साइंस, लेकिन अब जब ओ लेवल्स हो गया, ए लेवल्स हो गया, अब टोटल कंफ्यूजन के क्या करूँ मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो देन एक्चुअली माई मदर, बिकॉज मैंने साइंसेस किए हुए थे, तो मेरी मदर ने जो है वो थोड़ा सा अपने दिमाग से एक चीज़ सोची। अच्छा, फिर मुझे ना कॉस्मेटोलॉजी में इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा मैं कॉस्मेटिक सर्जन बनूंगी। जब रिसर्च साइंटिस्ट बचपन से करते करते फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ो यार, कॉस्मेटिक सर्जन बन जाते हैं। लेकिन मुझे MBBS नहीं करना था। मैंने कहा यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा कोई आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही ना आए कि मैं आसान रास्ता कौन सा रास्ता। तो अब डॉक्टर भी बन जाऊं और इतना पढ़ना भी ना पड़े। हाँ, एग्जैक्टली। तो माई मदर देन वाज लाइक यू नो, एक हमारी फैमिली ही में एक lड़की थी जो डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी, और उस वक्त जो था ना डेंटल कॉलेजेस इतने ज़्यादा नहीं थे, लड़कियां इतनी ज़्यादा डेंटिस्ट्री में नहीं थी। तो माई मदर यू नो वाज लाइक, पहले से ही मैं ख्याल उनका दिमाग चल रहा था इधर उधर, तो उन्होंने जो है वो फिर मुझे ही एडवाइस की। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने, बल्कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ौरन से उसके ऊपर जंप किया, ठीक है। मैंने जो है वो लोगों से मुलाकातें की, और वन ऑफ द पीपल हु आई मेट वाज डॉक्टर आरिफ अलवी, who is President आरिफ अलवी now, because वो एक्चुअली जब डॉक्टर आरिफ अलवी उनका क्लिनिक में था तो वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। अच्छा। तो डॉक्टर आरिफ अलवी वाज वन ऑफ द मोस्ट यू नो लाइक रिलायबल पर्सन्स के यू नो उनसे जाके मुलाकात कर ले कि जी स्कोप क्या है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे तो यही था ना कि यार मुझे काम भी करना है, और मेरी मदर को ये था एट द बैक ऑफ द माइंड शादी तो कभी ना कभी होगी इसकी, इवन दो कि मुझे कोई उसमें नहीं था। अच्छा, और एक और मैं लड़कियों के लिए बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा खुद देवर डेंटल सर्जन है, तो वो हमेशा मशवरे देता है, जैसे लड़कियों के लिए सोचते हैं ना कि इनको डॉक्टर बनाना है, तो कहते हैं लड़कियों के लिए लाइक शादी के बाद जाहिर है और घर के सारे बर्डन्स के साथ एज अ डेंटिस्ट जो है कोई इतनी इमरजेंसीज नहीं होती जो बाकी डॉक्टर्स को बेयर करनी पड़ती है, इनको एकदम भागना पड़ता है अलग अलग। तो वो यही वजह थी मेरी मदर की भी मुझे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में पुश करने की, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानी। और मैं मतलब शुरू में मुझे होता था कि नहीं मुझे नहीं करना डेंटिस्ट्री, ये वो, मैं तो कह रही थी कि मुंह खोल के मैं किसी के मुंह में कैसे जा सकती हूँ। इतना ज्यादा मुझे जो था ना, मतलब ऐसी मुझे फीलिंग आती थी कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती है। पर अम्मी ने मुझे काफी पुश किया, और माय फादर वाज इंडिफरेंट। मैं अब्बू कहते थे कि जो करना है करो, यू नो। और उसके बाद फिर
डॉक्टर आरिफ अलवी के पास गए, 2-3 और लोगों से मिलने गए। और फिर थोड़ा सा मैं कन्विंस हुई। अच्छा, लेकिन जिस डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, वो डेंटल कॉलेज फातिमा जना डेंटल कॉलेज है। और जब मैंने एडमिशन लिया था ना, उस वक्त वो बिल्कुल एक ऑलमोस्ट एक नया कॉलेज था और उसका कैंपस बहुत छोटा था। अच्छा। मैं आई थी एक बड़े कैंपस से, बीकन हाउस का डिफेंस कैंपस, एक प्रॉपर स्कूल एंड ह्यूज कैंपस। उससे पहले क्लिफ्टन कैंपस में मैं थी, बीकन हाउस के बड़ा कैंपस पढ़ने चली गई थी। हाय अल्लाह, जब मैंने जाके वो कॉलेज देखा, इवन दो कि दैट कॉलेज इज अमेजिंग, लेकिन उस वक्त जो था उसका जो कैंपस था वो एक घर PCHS के इलाके में एक घर था। और जब मैं गई वहाँ पे, मैं कॉलेज की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उस वक्त एक कॉलेज की जर्नी बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं तो रोने शुरू कर गई। मैंने कहा मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कॉलेज कैसा कॉलेज है, तो घर के अंदर कॉलेज है, मुझे तो नहीं पढ़ना यहाँ पे। मैं तो इतनी परेशान थी। मैंने कहा कि मैं ये, क्योंकि मुझे कोई मतलब एक आपके होते हैं जैसे कि मेडिकल कॉलेज में कि जी आ खान है या डाओ है या SMC है या सो एंड सो, कि जी बड़े कैंपसेस हैं। मुझे नहीं आइडिया था कि ये ऐसा कॉलेज होगा। जैसे मेरे साथ में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, तो तुम्हारे साथ बिल्कुल उससे बिल्कुल ऑपोजिट। और मैं इतना परेशान थी, मैं कह रही थी यार मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं लिटरली आई यूज्ड टू लाइक हाइपर अच्छा, ये जो तुम्हारी फीलिंग है कॉलेज में आई है, कभी स्कूल में ये फीलिंग आई है? कभी कभार आपका स्कूल चेंज होता है, फिर आपको नई दोस्तें हैं, और वो कभी स्कूल में हुआ है कुछ ऐसा? बिल्कुल, स्कूल बदले हैं कुछ? बदले। मेरे बाबा जो है वो बेसिकली रेलवेज में है। अच्छा। अब वो होता ये था कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे वो ऑब्वियसली सिटी चेंज हो जाती है आपकी। वो स्कूल तो क्या, वो जो बेचारे आसपास स्कूल फ्रेंड्स भी होते हैं वो भी सारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आपको फिर भी थोड़ा बहुत ना एक हौसला होता है कि चलो स्कूल चेंज हुआ है, दोस्त तो आसपास हैं। तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत हुई है। मेरी वो बेस्ट फ्रेंड, उस टाइम बच्चे होते थे, कांटेक्ट वगैरह नहीं होता था, फ़ोन नहीं थे, तो अब भी नाम याद हैं, चीज़ें याद हैं, बट बहुत दिल करता है सम टाइम कि यार आप मिलो उनसे। ढूंढो ना, फेसबुक पे ढूंढो, इंस्टा पे ढूंढो। मोस्टली जितनी भी फ्रेंड्स थी सबने कहीं ना कहीं से अप्रोच किया। तो इंस्टा पे सभी कर लेते हैं आपको अप्रोच। हाँ, बीच में 1-2 बार मुझे भी स्कूल चेंज करना पड़ा क्योंकि घर चेंज किया। तो यस, जब आप बच्चे होते हो तो आपके लिए वो आपका स्कूल, आपके फ्रेंड्स इतना मैटर करते हैं कि आप घर जाके डिप्रेशन में रहते हैं। सोचो, मैंने तो पाकिस्तान से स्कूल चेंज हुआ, जर्मनी में 2 साल मैंने पढ़ाई की है, और उस वक्त जब आपको 2 महीने ज़बान सिखाई उन्होंने, उसके बाद स्कूल्स में भेजा अलग अलग, तो उस वक्त नए माहौल, लाइक हमारे यहाँ का अलग माहौल। स्कूल को जर्मन में किंडरगार्टन जो है वो उसको कहते हैं नर्सरी वगैरह को। अच्छा। और शूलर जो है, किंडरगार्टन नहीं, तो कीचा नहीं कहते किसी को, जर्मन में कहते हैं। नहीं, शूलर कहते हैं। मुझे तो जर्मन आती है, 2 साल वहाँ पढ़ाइयाँ की हैं, 4th और 5th मैंने जर्मनी में पढ़ी। तो वो इतना मुश्किल होता था। अच्छा, फिर हमारा को एजुकेशन में ज़ाहिर है, अगर हमारे स्कूल हैं तो माहौल इतना खुला थोड़ी है। वहाँ तो को एजुकेशन के स्कूल में इतना खुला माहौल था कि मैं वहाँ जाके परेशान हो गई। तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं नहीं पढ़ सकती को एजुकेशन में इधर, क्योंकि जाहिर है यार, एक बहुत पाकिस्तान और वहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। और मुझे बहुत अजीब सा कुछ लगता था। तो फिर मुझे वहाँ लड़कियों का स्कूल था, फिर चेंज करवा के अम्मा ने मुझे लड़कियों का स्कूल डाला, जो कि हाई स्कूल, मतलब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल इकट्ठे था। तो मैंने वहाँ पढ़ाई की, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी शुरू में, मगर फिर जब ज़बान प्रॉपर अच्छी से आ जाती है ना, कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे टीचर, लेकिन यहाँ बड़ा मुश्किल। मेरी अम्मा ने भी पाकिस्तान रेलवेज को सर्व किया है, और वो उन्होंने स्कूल में पढ़ाया भी है। वो शी हैड टू बहुत सारा काम करती थी, एक जॉब करती थी, दूसरी जो उनकी जॉब थी वो पैरेलल चल रही थी, टीचिंग। और मुझे उन्होंने इतने स्कूल चेंज कराए हैं। और चूंकि वो हम काम करती थी, तो वो नहीं होता कि बच्चे को बस मोड़ दो, फेंक दो स्कूल में जल्दी, उम्र नहीं है तब भी। मैंने इतने कोई स्कूल चेंज किए, मेरे भाई लोग जिस स्कूल में जाते थे, मेरी एज नहीं थी, मुझे उसमें उनके साथ भेज दिया जाता था, टीचर से जाएंगे बच्चे के साथ ही जाएंगे, और मैं छोटी चली जा रही हूँ उनके साथ। उसके बाद मेरी अम्मा ने, जैसे ही मैंने आई थिंक 5th-6th क्लास से 5th क्लास में आई हूँ मैं, और मेरी अम्मा ने मुझे पहले डाला 6 में, 1 साल स्किप करा दिया, क्योंकि हम इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम इस स्कूल में आ जाओ और तुम पढ़ लो, 3 महीने में 2 क्लासेस कर लो। फीस भी कम कर देते ना, जिसमें अम्मा पढ़ा रही होती, ये भी तो एक फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद 6 जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, उन्होंने कहा 9th में आ जाओ।
एक और स्कूल में, हाँ। और मैं 6 महीना घर पे बैठ के सिर्फ मैंने पढ़ा है, सुबह एक ट्यूशन, दोपहर एक ट्यूशन, शाम एक, मतलब मेरी अम्मा और उसके बाद मैंने 9th में मैं आई इस तरह से। तो वो इतनी मैंने स्किप किए क्लासेस, और उसके 9th 10th के बाद भाइयों की वजह से नहीं हो सकता था। तो वो फॉर्म भी जा रहे हैं, कर दो, हाँ चलिए जाओ। एक जमाने में तुम तो A levels O levels किया है ना कैम्ब्रिज पे, मुझे नहीं पता, आई एम श्योर उसमें भी एज की वो रिस्ट्रिक्शंस होती होंगी। तो हम जो मैट्रिक बोर्ड देते हैं 9th 10th उसमें भी होती थी। मेरी अम्मा ने करा के नहीं दो ओए हाँ, तो मैंने भी मैट्रिक बोर्ड से, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया था। अच्छा। हाँ, मुझे केमिस्ट्री नहीं लेनी थी, मगर फिर भी मेरे सर पे पड़ रही थी। कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे जिससे एलर्जी थी? लाइक मुझे केमिस्ट्री से एलर्जी थी। 35 नंबर 33 नंबर से मैंने बोर्ड का पास किया था। बाकी सब में मेरे मैथ्स में 96 नंबर आए थे, फिजिक्स में 87 नंबर आए थे, केमिस्ट्री 33 नंबर से पास किया था। अच्छा, फॉर्मूलाज होते हैं ना, फॉर्मूलाज याद नहीं होते, भूल जाते हैं फॉर्मूलाज। यस, हाँ, फार्मूला तो मुझे कभी याद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे बायोलॉजी से मैंने भी मैट्रिक बोर्ड से एग्जाम्स दिए मैं, और सॉरी एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। मुस्कुराई है अल्लाह, मेरे को चाह रहा है मैं बुढ़ापे में सीख लूं जहाज उड़ाना, सीखे रह गया। कमर्शियल पायलट तो कर सकते हैं। आप प्राइवेट भी कर सकती हैं, ये कर लें, आप प्राइवेट लाइसेंस भी ले सकती हैं। मतलब इतना मुझे जो है ना बहुत अट्रैक्ट करी ये चीजें, तुम्हारी अपनी वीडियो दिखाई है, मैं देख रही हूँ, तस्वीरें देख के भी अट्रैक्ट हुई थी। वाह, जोहानिसबर्ग चलो वहाँ से कर लो। चलो सही है। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले? हम पढ़ाई की रूटीन की बात। सबसे पहले तो हम टाइम टेबल, एक मुझे अच्छे से याद है, एक वाइट कलर का चार्ट पेपर होता था, उससे स्केल से हम अपना टाइम टेबल अम्मा खुद ही बनवाती थी। इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ट्यूशन जाना है, वो सारा टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता, लेकिन फॉलो नहीं होता कभी भी, लेकिन वो एक चिपकाया हुआ था अलमारी पर, अम्मा ने बनवाया हुआ है। तुम लोगों का टाइम टेबल क्या था? क्योंकि अभी तो हमारे बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास, तुम लोगों का मेरा ख्याल से अलग होगा, हमारा अलग होगा, है ना? ये जरा नहीं है ना, ये तुम लोग जरा, तुम लोग कुछ, लेकिन फिर भी मोबाइल्स में तो इतना नहीं होगा। नहीं था मोबाइल, हमेशा से थे। क्या ये बिल्कुल सही कह रही है कि पेपर पे बनता था और बहुत मेहनत से बनता था। इतने बजे उठना है, इतने बजे, और ये चैप्टर मैं 3 दिन में कर लूंगी। हर डब्बे का नहीं होता था। ये बचपन में हम लोग भी, अभी कल से तो ना इसे फॉलो करना ही करना। वो कल कभी आई नहीं, कल कभी आती नहीं। मैं पूरा टेबल आप बनाते थे, आप कहते थे 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी तो 4 दिन फ्री बचेंगे, तो वो 4 दिन पहले यूटिलाइज कर लेते हैं, 7 एंड पर कर लेंगे। तो होता ऐसे था कि एट दी एंड लास्ट डे पर ही आप पढ़ रहे होते थे मोस्टली। ये तो है। तो टाइम टेबल में क्या था? होता था कि सुबह टाइम पर उठना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, टाइम पे उठना है, इतने बजे से स्टार्ट करना है। और क्योंकि मेडिकल में तो ये भी होता है ना, अब सब्जेक्ट्स हैं और फिर वो हर पढ़ाई में होता है, श्योर, तो वो यहाँ से यहाँ तक खत्म, और इतना प्रेशर होता है। और सुन के ना, वो जैसे आज मेरी बेटी कह रही थी स्कूल में, फला बच्चे को कोविड हो गया, ये हो गया, स्कूल वाले ये नहीं करे वो नहीं करे, तो वो सारी बच्चियाँ बड़ी एक्साइटेड हुई हुई थी उसकी क्लास की ना, पैनिक में आई हुई थी। मुझे हंसी आ रही थी। एक वक्त था जब हमारे यहाँ SMC में हम सुनते थे, क्योंकि बहुत बाहर से स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते थे, हॉस्टल में रह रहे होते थे, फला स्टूडेंट ने पढ़ाई के प्रेशर में जो है ना वो सुसाइड कर ली। अब वो न्यूज़ इतनी फैलती थी और हम लोग परेशान, इतनी पढ़ाई है, इतना प्रेशर है। अच्छा, हमारे बहुत, ये और अम्मा अब्बा, 3rd ईयर 4th ईयर, अम्मा अब्बा बेचारी, कोई खबर आए इस तरह की, एकदम सख्त माँ बाप जो है ना, लीनियंट। मेरे मियाँ बड़ा सख्त पेरेंट है इस हिसाब से पढ़ाई वढ़ाई के, लेकिन जब कोई खबर आती है ना ऐसी कि बच्चे ने ये कर लिया, वो अच्छा नहीं था, डांटेंगे नहीं, अब पास हो जाए, उनको पास हो जाए, ऐसा डरते हैं हम लोग। तुम्हारा अच्छा कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था? मेरी एक्चुअली सॉरी, मैं क्या बोलने ही वाली थी कि मेरी जो रूटीन वाली जो चीज़ थी ना, वो मतलब मैं ज़्यादा कॉन्शियस हुई हूँ कॉलेज में ही आकर। अच्छा, क्योंकि उससे पहले जो था स्कूल लाइफ में, बस मतलब मेरा जो था ना, इतना ज़्यादा फोकस पढ़ाई की तरफ नहीं था, और बस हंसी मजाक, यू नो, मतलब कि लाइक बस हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यही लास्ट मिनट वाली चीज़ होती थी कि जी बस आखिर में आके जो ना पढ़ना है, और आखिर में आके ऐसा पढ़ना है कि पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, वो जाग रहे हैं, और रात जाग, कॉफ़ी पे कॉफ़ी, कॉफ़ी पे कॉफ़ी। उसके बाद फिर यू नो उस ज़माने में
FM जो है वो नया नया शुरू हुआ था, यू नो, सो आई रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू अच्छा मैं म्यूज़िक के साथ ही मैं पढ़ती थी। अब पता नहीं मेरी आदत थी कि मैं लगा लेती थी, बहुत तेज़ वॉइस उस पे नहीं, साउंड पे नहीं, वॉल्यूम पे नहीं, लेकिन ये कि पीछे कुछ ना कुछ चल रहा हो, मतलब बिल्कुल साइलेंस में मुझे नींद आने शुरू हो जाती थी, यू नो। तो मैं कोई ना कोई शोर खिटपिट ये वो, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, यू नो। तो एक्टिविटी कोई रहे तो मैं गाने चला लेती थी FM पे, आई रिमेंबर, बिकॉज दैट वाज द ओनली, यू नो, कि बस चलता ही रहे तो रेडियो जो है वो, फिर आई रिमेंबर कि रात में वो शेर व शायरी वाला प्रोग्राम होता था, जुनैद मुमताज़ आता था उस जमाने में, यू नो, लाइक जब वो डीजे रेडियो पे आप डीजे हो, हाँ, तो वो जब आरजे यस, वो आरजे था। तो उसके बाद फिर इस किस्म से मैं बेसिकली पढ़ रही होती थी जब आपके एग्जाम की टेंशन आती थी। लेकिन आपका ये हाल, ये जो रूटीन वाली चीज़ है ये फिर बेहतर हुई मेरे लाइफ में जब मैं कॉलेज में आई, क्योंकि उस वक्त जो है ना एक्चुअली मेरा मॉडलिंग वाली चीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो इसका मतलब ये जो जिन बनी है ये उन्हीं प्रेशरों से बनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, नहीं प्रेशर आ जाता है तुम्हारा यार, आप स्क्रीन पे इसका जब चौथा बेबी हुआ था वो कितने दिन का था जब? तो 10 दिन जब शो करने आई थी, जब उसको छोटा सा था, जब यहाँ शो मैं करने तुम्हें आई एक चीज बताती हूँ, मैं जिससे नेल्स कराती थी उससे ये भी नेल्स कराती थी। अब हम बैठे नेल्स कर रहे हैं, वो करी हाँ नादिया ने, मैंने कहा नादिया तो अभी बेबी होने वाला है, हाँ वो नेल्स करा के गई है। नेल्स करा के गई है। सबीना मुझे बता रही थी कहती है, इसके घर तो हम चौथे दिन तो पहुंच गए भाई, इसको तो सलाम है। आई नो, मेरा तो सिजेरियन था, मैंने कहा मैं अपने बाल भी और नेल्स भी करा के मतलब मेरी एक पेशेंट आई लेजर के लिए, अब वो डिलीवर करने जाना था उसको, तो लेजर के लिए आई, तो लेजर करानी थी, तो मुझे हंसी छूट गई। मैंने कहा तुम और नादिया हुसैन डिलीवर करा रहे हो, मैंने वो नेल्स बनवा रही, तुम लेजर करा रही हो, बॉडी लेजर करा जा रही है बच्चा डिलीवर करने। हाँ, तो मैं कह रही थी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिससे चिढ़ थी ना, मतलब जैसे मैंने तो कहा केमिस्ट्री के टीचर्स कभी अच्छे नहीं लगे बेचारे, क्योंकि समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है सब्जेक्ट ना टीचर मैथ्स, अब तुम ये पीछे जाके सोचो कि वो जो मैथ्स की टीचर थी वो बुरा सही पढ़ाती कह रही थी, है वैसे, अच्छा वो या मैथ्स बुरा लगता था? मैं पर और पायलट मेरी के लिए तो बहन, मैथ्स बड़ा जरूरी है। नहीं इसमें कुछ ऐसा मैथमेटिकल है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं। अच्छा हाँ, तो मैथ्स तो मैं मैं और मेरी बहन हम दोनों सेम क्लास में थे, तो वो बहुत अच्छी थी और मैं कहती थी यार बस मैं किसी तरह कुछ इसी का फॉल्ट है। तुम बताओ कौन सा सब्जेक्ट? मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में ना आपको सभी सब्जेक्ट बुरे लग रहे होते हैं और आपको लेकिन विद द टाइम आई रियलाइज कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना नहीं, बायोलॉजी में मेरे जब मैंने अपने एग्जाम्स भी दिए, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए, बायोलॉजी में कम मार्क्स आ रहे थे। और तुम डॉक्टर नहीं हो? मेरी अम्मा मेरी बहनें हमेशा से चाहती थी कि मैं मेडिकल में जाऊँ, इवन आई ट्राइड कि मेरा हुआ नहीं उसमें, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ूँ तो मेरा बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा और मुझे समझ भी आएगी। उस टाइम शायद समझ नहीं आई मुझे ऐसा लगता है वो टीचर वाली बात हो सकती है, नेवर नो, इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वो अच्छा तब समझ मेरा नहीं भी आई आई। थिंक कि शायद केमिस्ट्री ही था। क्या? केमिस्ट्री ही था मेरा, यू नो, क्योंकि केमिस्ट्री इवन दो कि अब मेरे बच्चे भी जो है ना वो ज़्यादातर केमिस्ट्री से थोड़ा सा भागते हैं। हाँ, मतलब मेरे बेटे ने अभी A-levels में केमिस्ट्री नहीं लिया, और मेरी बेटी अब 10th में है, वो भी उसने केमिस्ट्री लिया है, लेकिन उसको लगता है कि जी केमिस्ट्री, यू नो, मैंने कहा नहीं पढ़ना तो है केमिस्ट्री, एटलीस्ट O-levels में तो तुम पढ़ो, अब A-levels में जाके अब चलो ठीक है। अब अच्छा चलो, पायलट बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? लाइसेंस है और 14 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। और मेरी फिर अच्छा मेरा ये था कि मैं शुरू से ना, वो भागने वाले बच्चे होते हैं ना, भाग दौड़ के पढ़ लिया और जी चीज़ होगी 75% 80% मार्क्स आ गए, बहुत खुश। मेरी बहन वो थी जिसके 95 भी आते थे, वो रो रही होती थी कि मतलब 95 उसे कम लगते थे। बट अब जो मैंने फील्ड चूज़ की है, इसमें आपको ऑब्वियसली अप टू डेट रहना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारे चेक्स होते हैं, तो हमारा जो लाइसेंस है वो रीन्यू होता है। ऑब्वियसली आप एग्जाम नहीं दोगे तो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं लाइसेंस के लिए सारे? प्रॉपर एग्जाम होते हैं। अच्छा। हमारी स्टार्ट में 3 मंथ्स की ग्राउंड क्लासेस होती हैं, देन उसके बाद हम लाइसेंस का वेट करते हैं, एंड देन लाइसेंस के बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अच्छा अच्छा। फ्लाइंग ट्रेनिंग लाइक कितना आवर्स कंप्लीट करने होते तुम लोगों को? 190 190 190
मतलब 190 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, ओह जिसमें से 15 हमारे सोलो होते हैं हाँ और बाकी सारे जो होते हैं वो इंस्ट्रक्टर के साथ होते हैं। ओके, तो इंस्ट्रक्टर का नाम बता दो ना भाई, जिन्होंने तुम्हारी वीडियो बना रहे थे जो अच्छा क्रेडिट दे दो। आई एम वेरी लकी कि मेरे 2 इंस्ट्रक्टर थे, दोनों ही बहुत अच्छे थे। एक तो सर अवैध शाहिद और एक कैप्टन अब्बास महार। अच्छा तो मतलब वो दोनों जो है एक थोड़े से स्ट्रिक्ट थे लेकिन मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो चीज़ मैं इनसे पूछती थी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग। मैंने इन्हें पहले बताया था कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा नहीं है साइंस का, मुझे थोड़ा सा ना चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, बिकॉज हमें बहुत इजी लगता है कि यार अच्छा फ्लाइंग ही है ना, हो जाएगी टाइप। बट जब आप टेक्निकली जाते हो चीज़ में तो आपको बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने लाइक बहुत मेहनत की थी। वट एवर आई एम टुडे, मैं जिस चीज़ पे हूँ मुश्किल है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी महंगा कितना है, बिकॉज आपको ट्रेनिंग अपने ही पैसों के थ्रू करना होता है। जाहिर है आप जहाज चला रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस है या फ्यूल है, फ्यूल है, आई डोंट नो। नहीं वो जहाज इसका थोड़ी नहीं बट लेकिन ऑब्वियसली आई पे देम पर आवर ना। कॉलेज प्रॉपर मेरा ख्याल है होता होगा वो फी। ट्रेनिंग स्कूल्स हैं और तो काफ़ी क्या क्या कह रहे हो, कितने कितने पर आवर क्या? पर आवर जो है हम 22,000 देते हैं। वाह 190 आवर्स है व्हाट जी, 4.5 मिलियन। मेरा कोई बच्चा पायलट नहीं बन रहा। 22,000 पर आवर। ओके तो बात सुनो, 190 आवर्स करते करते तुम्हारे तो अब्बा ने बुढ़े हो जाना है। 45 लाख। वो अभी यही था ना कि अब मैं जब पढ़ रही होती थी, क्योंकि मेरा भी ओरल एग्जाम था कुछ दिन पहले, वैसे तो एग्जाम्स बंद हैं, तो लाइक मैं 9 बजे 10 बजे बैठ जाती थी और सुबह 6 बजे तक मैं पढ़ी होती थी। मेरे बाबा जो है ना जा रहे होते थे थोड़ा सा नॉक करके, अच्छा ठीक है कुछ चाहिए खाने को, फिर अम्मा जो है ना सुबह सुबह अम्मा भी आ रही होती थी, तो मेरे हम बैठे हुए थे नाश्ते के लिए। मेरे पापा कहते हैं मैं ना बड़ा परेशान हूँ 2 दिन से। आई वाज लाइक पता नहीं क्या बात है, बड़े से नाश्ता करी मज़े से। कहते हैं मैंने इसे कभी इतना पढ़ते हुए नहीं देखा, मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम में क्लियर होता है ना करेंगे। कितने इन्वेस्टमेंट किया अब्बा ने, तो फिर मैंने तो नाम ऑब्वियसली एक डुबाना नहीं प्रेशर है। भी, इंटरेस्ट भी होता है एक चीज़ में आपको, और प्रेशर भी होता है कि नहीं यार अब यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करना इन लोगों को। वो जैसे नादिया बता रही है ना कि इसने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी तब ये डेंटिस्ट्री में आई, तो उसने कहा कि अब तो मैं किसी भी चीज़ में नो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जहाँ मेरी इज्जत दाव पे लग जाए। मैंने 1 ईयर काम नहीं किया, मैं सिर्फ शोज करती थी थोड़े बहुत, या लाहौर में अगर कोई लाइक टेलीफिल्म वगैरह हो रही है तो वो करती थी। फोकस थी भाई, इन चीजों पे तो फोकस रहना मुझे पड़ता बहुत दफ़ा ताहा भाई की कॉल आई थी, मैं कहती ताहा भाई मेरा एग्जाम। कौन सा एग्जाम है हमारा, आ जाए आप। ताहा भाई अभी नहीं 2 वीक्स के बाद आऊँगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हम एक्टर्स जो हैं वो सिर्फ कुछ और कहीं और काम नहीं चला तो यहाँ नहीं आ जाते ऐसा नहीं है, बल्कि ये फील्ड भी हर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तभी आ पाता है, वरना ये चारों जो मेरे पास बैठी हुई हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, सबके पास डिग्री एक है। मैं तो जो तुमने टैलेंट के बारे में बात कही, वो इसके अंदर बहुत से लोग इस चीज़ पे फ़ौरन से जो है ना वो एतराज़ कर लेते हैं कि जी ओ ये इसमें तो नेपोटिज्म है, ये तो कॉन्टैक्ट्स के जरिए आगे आए हैं, यू नो थिंग्स लाइक दैट। मतलब कि एक्टर्स और अगर कोई नेपोटिज्म निदा हाँ नहीं, मैं आपको बात बता रही हूँ। अच्छा नेपोटिज्म यहाँ आ गया, और अगर आप टैलेंटेड हैं और आगे आ गए तो ये भी अजीब सी बात होती है। जो लड़के हैं उनकी शादियों की प्रॉब्लम होती है, लाइक जब वो रिश्ता देते हैं किसी भी नॉन शोबिस फैमिली को, तो वहाँ उनको ये होता है कि अच्छा जी आप लेकिन फिर बात यहीं पे मैं आप मतलब इसी चीज़ से कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि भले शुरुआत में आपके लिए ज़्यादा आसान है अगर आपके कनेक्शंस हैं, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास टैलेंट नहीं है। मैं अगर डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर हो सकती है, लॉयर का बेटा या बेटी लॉयर हो सकती है, तो एक्टर का बेटा या बेटी एक्टर क्यों नहीं हो सकता? उसमें नेपोटिज्म क्यों है? हो सकते हैं। अच्छा मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मतलब मुझे ये लगता है मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अगर चांस मिले आने का तो वो बगैर कुछ सोचे फ़ौरन से आएंगे, और चूंकि उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, होता है इट्स अबाउट लक टू, पर देखो वही तो मैं वो कह रही हूँ ना, क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा यार टीवी क्या ज़रूरत, मेरे पापा को लोग शुरू में कहते थे क्या ज़रूरत थी भेजने की, पैसों वगैरह के लिए, अच्छे भले आपके बच्चे पढ़ रहे थे और ये वो बहुत लाइक बीच में ऑब्वियसली हो जाता है पेरेंट्स पे, क्योंकि मेरी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई आर्किटेक्ट है,
मेरे अब्बा कहते थे कि यार तुम्हें क्या जरूरत है जाने की, लोग और ये कहते वो। हैं यार आपके 2 बच्चे इतने लायक, तीसरे को क्या हो गया? हाँ अभी भी उनका यही होता है। तो अब बट ये है कि अब वो अब खुश अब्बा है। को बता दिया, अब्बा मैं नालायक नहीं हूँ, मैं पायलट हूँ। अब तो मेरे अब्बा बहुत खुश है। एक्टर तो आप तब भी नालायक नहीं है, बिकॉज ये आपका टैलेंट है और आप हर कोई एक्टर नहीं हो और सकता। स्क्रीन पे आपकी इंटेलिजेंस नजर आ जाती है जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें इंटेलिजेंट एक्टर कहा जाता है, उनकी एक्टिंग के थ्रू। लोग मानते ही नहीं है कि ये एक टैलेंट है और आप कोई काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस आपके पास कुछ करने को नहीं था शायद, आई एम सॉरी, तो आप बस एक्टिंग कर रहे हैं। हर और बंदा कोई भी कर नहीं लेगा। कर सकता। छोड़ो यार, हम जस्टिफिकेशन नहीं देते। ये डिब्बे खोलो, ये ऐसा लग रहा है इससे पहले आप ये इसमें खोलें। खजाना मैं है। आपके लिए गिफ्ट लाई इसमें हूँ। भी एक खजाना है। हाँ, ये मैं क्या आपके- है जरा ये आप बताइए। खोलें। थैंक यू। ये बेसिकली आपको पता ही है, दी एस्थेटिक क्लिनिक मेरी क्लिनिक है, और उसके अलावा बेसिक्स जो स्किन केयर का मेरा ब्रांड इसमें है। क्या है? ये है SL नेचुरल्स। हमने अभी रिसेंटली ये ब्रांड लॉन्च किया है, और इसमें है स्लिमिंग टी। ओए होए, शुक्र है भाई। मैं तो थक गई हूँ डाइटिंग करके, अब मैं टी पी के ही पतली हूँ। हाँ। अब आपने 2 कप रोजाना ये पीनी है, उसके बाद मुझे 2 हफ्ते बाद बताना अच्छा, है ये कितना निहाल को lose पीनी किया। डॉक्टर साहिबा के नहीं, आप ये खाने के साथ भी पी खाने के साथ। चलो, ये तो है, ये जबरदस्त आगे भी एंटाई ऑक्सीडेंट भी, आपकी स्किन भी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। जबरदस्त ये जबरदस्त। ऐसे लग रहा है कि हमारे रिजल्ट के डब्बे हैं, खुलेगा और रिजल्ट आएगा। कभी ऐसा हुआ है रिजल्ट आए तो छुपना पड़ा हो, अम्मा अब्बा से छुपना पड़ा हो? तो नहीं, आने से पहले तो डर ही लग रहा होता है, छुपते ही है कि पता चल जाए एक बार और फिर नहीं, छुपना नहीं पड़ा। हाँ, मेरी अम्मी वैसी हिटलर बहुत है। हाँ। बहुत रिजल्ट के बगैर ही नहीं, वो अच्छा रिजल्ट आया उसके बाद भी, और मैं भी वैसी हिटलर हूँ। हाँ, वो आया है विरसे में ना, हाँ। बच्चों के तो साथ। वो अगर अच्छा रिजल्ट आता था तो मेरी अम्मी ये कहती थी ये नहीं अप्रिशिएट करें, कहती नहीं, इससे अच्छा आ सकता था। आई स्वेयर सेम। अच्छा, मेरा तो मेरी ऐसा बहनें, बड़ी बहनें और मेरी अम्मा, हाँ। जितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए वो कहेंगी नहीं, क्योंकि तुम और बहुत सारी एक्टिविटीज में थी, क्योंकि तुम हाँ, मोबाइल तुम भी यूज ध्यान कर नहीं रही देती थी ना। घूमने का भी बहुत शौक है, तो अगर तुम और ध्यान देती ना, इससे बहुत अच्छा आ जाता। अच्छा, मैं भी ना इसी तरीके से अपने बच्चों को बोलती हूँ कि अच्छा चलो सही है, फिर मैं कहती हूँ नहीं वैसे बाद में मुझे ख्याल आता, मैंने कहा नहीं ये तो कुछ बहुत ज्यादा पुराने जमाने की अम्मा नहीं हाँ, बनती। मैं नहीं बन सकती। मैंने कहा कि नहीं वैसे चलो नेक्स्ट टाइम अच्छा है, नेक्स्ट टाइम ज्यादा मैं मेरे साथ तो ये होता था कि अगर लास्ट टाइम 70% लिए हैं और इस बार 75% आए ना, तो बाबा बताएंगे, मैं कहती थी अच्छे ही आए हैं ना। अच्छा, मेरी दफा वैसे ही वो खुश हो जाते थे। हाँ। 75%, हाँ, अच्छा 78%। वो तो उनके ध्यान में तो तुम नालायक बच्ची थी। चार्टर्ड अपने घर में। और मेरी बहन जो है, क्योंकि हाँ। उसका होता ही ये था ना कि 95 भी आ रहे हैं, तो वो उस दिन बाबा कहते थे इसका ना 95 आए हैं। अभी भी कॉल आती है, अभी उसका एक पेपर रह गया, बट ये कि वो साथ जॉब भी करी, उसकी कंप्लीट हो गई हाँ। आर्टिकलशिप ना, तो कॉल आती है कि इसका ना वहाँ पे 50 पे आप पास हैं, लाइक 50 से अबव होंगे तो आपका सिर्फ पास आता है, मार्क्स नहीं आते, और अगर एक मार्क भी कम होगा 49 47 तो आपको वो मार्क्स बताते हैं। पापा की कॉल आती है 49 आए हैं, बस सारे राइट लेफ्ट रहना, उससे एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है, बात वैसी बहुत दुखी, वो सारे घर में रोती हुई सी शक्ल लेकर चार्टर्ड जा रही अकाउंटेंट हूँ। कितनी दफा फेल हो के फिर पास ऐसे होते हैं। अच्छा लाओ भाई शुरू करते हैं। शाइसा तुमसे शुरू करते हैं। क्या तुम्हारी यादें इस संदूक में बंद हैं, तुम्हारी यादें, और ये वो यादें हैं जैसे मैं आपको अपनी यादें से शुरू करती हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में समोसे मिलते थे। वो समोसे आज भी आप जाएंगे वैसे ही टेस्ट के मिलेंगे, वो मुझे बहुत याद आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रेम गली होती थी, कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो गली जो है वो प्रेम गली उसका नाम था। वो पूरी उससे बनी हुई होती थी, पौधों से बनी हुई है, उसको प्रेम गली कहते थे। कपल्स जो होते थे वहाँ पे डेट मारते थे वहाँ पे जाकर। तो वो हम लोग वहाँ पे बैठ के देख रहे होते थे, ओए ओए बैठ के गप्पे मारे। तो वो बहुत एक यादगार है, अभी तक मुझे याद है यूनिवर्सिटी की बात। आप शुरू करें जी। हाँ जी, अपनी यादें। ये दिखाना। हाँ दिखा दे। ओके, ये वार्ड है। वार्ड है। अच्छा। अच्छा, हमारे यहाँ ना 3rd ईयर से गवर्नमेंट कॉलेज में, आई थिंक प्राइवेट में भी यही होता है कि वो लगना शुरू हो जाते हैं वार्ड्स, हाँ। ताकि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएँ साथ साथ। तो गायनी में मुझे याद है जिन्ना हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटी लगी, 3rd ईयर की शायद स्टूडेंट थी मैं उस वक्त। हाँ। तो वो एक्साइटमेंट भी होती है ना, गायनी में ड्यूटी कर रहा है, रात को रुकना है, तो बड़े कोई, तो वो दो पेशेंट्स थी एक ही नाम की, और उन्होंने डिलीवर करना था। एक के स्टिल बर्थ हुई, बच्चा यानी मरा हुआ पैदा हुआ, और एक बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक।
तो मैंने क्या किया, बाहर जाके स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स बोल देती हैं ना, प्रोफेसर्स जाए बाहर जाके बता दे अटेंडेंट, तो वो नर्स वाले सारे काम हम कर रहे होते हैं। हाँ। तो मैंने बाहर जाके जिन बेचारों का स्टिल, जब बच्चा जिनकी डेथ हुई थी बच्चे की, मैंने उसके बाप को जाके मिठाई लेने भेज दिया। हाँ, मैंने कहा आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ ये वो, उसको बेचारे को, और जो जिनके यहाँ बिल्कुल सही बच्चा पैदा होता उनके यहाँ जाके उसको बोल दिया बाहर जाके, वो आप ये अच्छा ठीक है बेटा, आप जो है ना आपके ऐसा हुआ है, ये हुआ है। और उसके बाद मैंने मतलब मुझे उसके बाद 2 दिन तक वार्ड आने नहीं दिया गया था इस बेवकूफ़ी पे। अल्लाह, तो वो मैंने नाम मिक्स कर दिया। I swear, ये जब ये वाला जो मोमेंट होता है जब बच्चा होता है, हाँ। अभी हमारी फैमिली में हुआ, वो आई थी ना छोटी, उसका बेटा हुआ, रिमेम्बर। अच्छा। तो जब भी ऐसे होता है मेरी बहनों के बच्चे, तो मैं जितने भी बच्चे हुए होते हैं मैं सब देख कर आती हूँ कि कहीं हमारा एक्सचेंज तो नहीं हो गया। हाँ यार, ये बड़ा डर होता देख कर है, आती हूँ। हाँ डर होता है। सुनो मुझे मेडिकल की ये बताओ, ऑपरेशन करते वो कहते थे रुई रह गई अंदर, पता नहीं ये कैसे रह जाती है, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आई। ये वो जमाने में रहती होगी जब इतने बड़े बड़े निक होते थे, इतने बड़े बड़े पूरे। वो नहीं होते थे, वो खबर आई है कि वहाँ रुई रह गई अंदर पेट के, कैंचियां रह जाती हैं। डॉक्टर अपनी घड़ी भूल जाते थे, फिर बाद में याद आता था ये पहले तो घड़ी अच्छा यार। ये तो फिल्म में अभी भी exaggeration होगी। सॉरी, लेकिन अभी भी ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं पे कोई कट आ जाता है और फिर उसके बाद काफी कोई इश्यूज हो जाते हैं। अभी भी इन सब चीजों से हो डर जाते हैं, लगता है। लापरवाही तो बहुत फील्ड में नहीं होती बहन मेरी। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। सॉरी बट ये वो बात हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं कह रही हूँ और तुम लोग जो 20-20 साल केस चलाते रहते हो, क्या करें, मतलब पैसे कहाँ से कमाए। कोई ना, डॉक्टर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हाँ, तभी वो बहुत रिस्पेक्टेबल पेशा भी है, क्योंकि इतना लाइफ एंड डेथ, हाँ, Yes. लाइफ एंड डेथ। हाँ जी, ये ये क्या है? नकल है जी। नकल? नकल। ओह वो हम तो चूंकि मैट्रिक सिस्टम एंड देन इंटर किया, तो वो उर्दू में लाइफ पूरी हिस्ट्रीज होती है ना, लाइफ स्टोरीज होती है, मीर तकी मीर और मीर दर्द की, तो मुझे ना वो हमेशा उसके वो भूल जाते हैं जो शेर? नहीं शेर तो उसका नहीं, ईयर भूल जाता ईयर है। भूल जाता था कि इतने में ये पैदा हुए, इतने में ये कहाँ गए थे, दिल्ली में थे, यहाँ थे। मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा यार ये बड़ा मसला होता है इनकी लाइफ हिस्ट्रीज में, तो मैंने ना यहाँ लिखा, लिटरली मैंने यहाँ लिखा कि मैं इतनी कोई एंक्शस हो गई, वो मुझे देखा ही ना जाए, यूनिफॉर्म ऊपर करके पसीने आने शुरू हो गए। उसने मेरे टीचर ने उठाया, बेटा आप नकल कर रही हैं, हुई शक्ल। हाँ मतलब मेरे मुंह से दिख रहा था कि मैं नकल कर रही हूँ। तो मेरे साथ तो इतना ही केस हुआ था नकल वाला। हमारे क्लास टेस्ट हो रहे थे और पाकिस्तान स्टडीज़ का टेस्ट था, और टीचर जो है वो इधर ही ऐसे चक्कर लगा रही थी। मैंने इतनी मेहनत से फर्रा बनाया और फर्रे से चीटिंग की फुल पूरी कॉपी में करके, उसके बाद मैं इतनी को खुश हुई कि यस मैंने चीटिंग कर ली। कॉपी बंद करके उन्हें दी तो मैं फर्रा कॉपी में ही भूल गई। तो अच्छा वो चेक भी, क्लास टेस्ट जो है क्लास में ही करी थी, अगली क्लास में टेस्ट चेक करने के लिए चीटिंग करना तो सीख लो, फर्रा ही भूल गई। क्या देखिए मासूम कितनी, ये अच्छा था वैसे। मैंने कहा ये है, मैंने पूरा एक फुल स्टॉप भी वही लगाया है। और वो इतना मतलब इतनी, मैं कहती हूँ आप जाकर कि वो फर्रा बनाने में इतनी मेहनत लगती है, छोटा छोटा लिखो, उतनी मेहनत याद ही कर लो भाई, याद ही कर लो। एग्जैक्टली। मेरी एक फ्रेंड ने बनाया था बहुत छोटा छोटा सा लिख के ना सारा कुछ, और बाहर आके ना बड़ी परेशान, मैंने कहा तुम तो लेकर गई थी, और मतलब तुम्हारा तो, कहती यार जो लिख के लेकर गई थी वो आया ही नहीं है। ये अक्सर बहुत फर्रों के साथ ये चीज होती है। अच्छा जो लिख कर लेकर गई थी वो आया नहीं, और जो मतलब याद भी उसने किया तो वो भी नहीं आया, मतलब सॉरी। और ये जो होता है ना कि वो पेपर ए आ गया, पेपर बी आ गया, मतलब उसने कुछ भी याद नहीं किया था। हाँ कि वो फला लड़के को पता है कि क्या आना है कल के पेपर में। अब पूरी रात मैं और फरा मेरी फ्रेंड थी, तो पूरी रात कॉलें कर रहे हैं कि किसी तरह उस लड़के से हमारे कांटेक्ट हो, भाई पढ़ लो पूरी रात। अच्छा एक वो भी होता था ना, बुक को यूं करके देखते थे कि अच्छा अब खोला, अच्छा यार ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ। बचपन में ना स्कूल में ये चीज होती थी। मैं ये हरकत करती थी, ये देखने के लिए जो खुलेगा वो मुझे याद है या नहीं। मैं देखती थी जो खुलेगा, अच्छा ये मुझे आता है, इसका मतलब मेरी तैयारी हो गई ये है। स्कूल में होता था। ये क्या अच्छा, जी? रिपीट। तो मैंने क्लास 9 जो है ना मुझे रिपीट करनी पड़ी। अच्छा। हाँ, तो लेकिन बस पता नहीं मतलब, और फिर उस वक्त बड़ा एक इमोशनल ट्रॉमा होता है ये कि जी आपको तो क्लास रिपीट करनी पड़ रही है। तो रिपीट नंबर कम आए क्यों थे या करनी क्या? पड़ी थी? हाँ मैं खाली क्योंकि मतलब जो भी था वो सब्जेक्ट्स ओवरऑल जो मैं हाले परसेंटेज होती है वो कम थी, तो इस वजह से दे डिडंट लेट मी गो टू द अदर क्लास। तो मेरे बाकी जो दोस्त थे वो तो सब आगे चले गए, और मैं हाले 1-2 स्टूडेंट्स होते हैं वो हम लोगों को रिपीट करना क्योंकि पड़ा। ओ लेवल्स क्या है ना इसमें,
हाँ। ओ लेवल्स है ना, तो उसमें लाइक 9th प्रमोट नहीं करते until unless you get that. हाँ यस, तो वो 9th का जो है ना पार्ट, वो आपका ओ लेवल्स का फर्स्ट ईयर होता है। Yes. मतलब कुछ 10th स्कूल्स का में, पार्ट सही। हमारे अभी तो हमारे बच्चों का नहीं 9th का लेकिन 9th नहीं, कुछ स्कूल्स में 9th में शुरू करा देते हैं, कुछ 3 स्कूल्स साल का में जैसे जैसे वो मेरी पूरा। बच्ची नहीं, जो है नहीं, वो नहीं, भी नहीं, 10th में नहीं, है। नहीं, ओ लेवल्स होता तो 2 साल का है, 9th से उनकी वो शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी जिस तरह मेरे बच्चे, उनका भी शुरुआत ही जो है ना वो उनकी 10th से ही होती हाँ, है। ठीक है। तो मेरी जो थी वो 9th से शुरुआत थी, तो अब क्योंकि मेरी ऐसा प्रिपरेशन थी नहीं, तो उन्होंने कहा आगे तो बेटा जा नहीं सकता। तो ये जो था, लेकिन इट वाज अ बिग इमोशनल ट्रॉमा ऑफ कोर्स, लेकिन लकीली अगेन आई फाउंड रियली गुड फ्रेंड्स। और फिर वो जो मेरा एक वो जो जर्नी थी वो, और अच्छा फिर 2 ज़्यादा बन गए। वो जो आगे चले गए थे वो भी दोस्त थे, जो अभी वाले थे वो भी दोस्त थे, वो और ज़्यादा दोस्त बन अच्छा, गए। कभी कभार आपके दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी की वजह से आप अच्छे हो जाते हैं पढ़ाई में, और उन्हीं की कंपनी की वजह से आप बर्बाद भी हो जाते हैं पढ़ाई में। हाँ, ऐसा बिल्कुल, चलता है। बिल्कुल, तो तुम बताओ भाई प्रियम, तुम्हारे मेरा पास सेकंड वाला भी है या? टाइम कम है मेरा ख्याल से, एक अच्छा, कर लेते अच्छा। सब। हाँ, ओह माय गॉड। क्या हो गया? अच्छा, जो इन्होंने तस्वीर लगाई है माशाल्लाह से, इस तरह का इतना कुछ नहीं हुआ था। क्या ये क्या है? ये लिखा हुआ है कि मेरी टीचर से लड़ाई हो गई थी, ठीक है, पर इन्होंने इतनी तस्वीर लगाई है, ऐसी मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, अल्लाह माफ करे। वो हुआ ये था बिकॉज जब आप लॉ पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक वो प्रैक्टिस हो जाती है ऐसी बहस करने की। मैं वही तो कह रही हूँ। ठीक है, तो बहस करने की आप ये भी भूल जाते हैं कि आपका टीचर है और आप क्या, मतलब आप पॉइंट पे बात करते हैं। सो मैं लेट हो गई, तो हमारी क्लास की एक बैक एंट्रेंस थी, एक फ्रंट, तो हमारा एक रूल था कि जो लेट आएगा वो बैक से आएगा। तो बैक से आकर मैं, मेरी जो एक फिक्स सीट थी, मैं वहाँ पर आकर बैठ गई। तो मेरे टीचर थे, मुझे, आई एम सॉरी अब तो भूल भी गया उनका नाम, उन्होंने मुझे, आ गई, मैं बैठ गई, मैंने बुक खोल ली, मुझे कह रहे अब खड़ी हो जाए। मैं कहा क्यों? मैं जो रूल है उसके मुताबिक है, आप पीछे जाकर बैठ जाएं। तो मैंने कहा अब क्यों, कि बहस करने की आदत पड़ गई थी। तो मैंने कहा नहीं, जब मैं आ रही थी वहाँ से तो तब नहीं आपको पता था कि मैंने पूरी क्लास को डिस्टर्ब करूँगी, आप मुझे वहीं रोक कर कहते हैं आप यहीं बैठ जाएं, अब आप मुझे उठाकर सबके सामने इंसल्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप पीछे जाके बैठो। मैं कहा मैं बैठूंगी नहीं। मैं क्लास से निकल गई और बड़े दिन वो किस्सा चलता रहा। फिर मेरी वो जो वहाँ दूसरी टीचर थी, शी सेड नहीं जाओ आप सॉरी बोलो। मैं कहा नहीं, मैंने गलत क्या किया। तो वो बीइंग अ लॉयर, वो मेरी टसल चलती रही काफ़ी अरसे कि ये रूल के खिलाफ है कि जब मैं आ रही थी उससे क्लास डिस्टर्ब हुई, या मैं वापस गई तो क्लास डबल डिस्टर्ब हुई। तो नाउ वो गिल्टी पर है, नॉट मी। तो इतनी सी लड़ाई हुई थी, पर इन्होंने ना मार कुटाई पड़ लिया। अच्छा, यही वाली ब्रेक के बाद सुनते हैं अब तुम्हारी हमारा, ठीक है? डन। हाँ, तो अब इसका किस्सा रह गया, पर किस्सा सुन लो, ये लास्ट है, उसके बाद इनके भाई आएंगे। है ना, वही है ना आज। अच्छा, हाँ खोलो। ओके, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है ये किस्सा सुनाने। ओके। हुआ ये था कि मास्टर्स में ना मुझे बहुत बुरी आदत पड़ गई थी सबवे सर्फ खेलने की। हाँ। पीछे भी बैठ के ना मैं पीछे बैठ जाती थी, खेलती रहती थी। हाँ। अब हमारे न्यू सर आए, उन्होंने कहा जी आप, नहीं सर, अमारा बाहर जाएं। हाँ। अच्छा, मैंने पूछा नहीं है, मैंने यूं ही खेलते बाहर। क्या बात है। एंड देन उनके माइंड में ये चीज़ थी, ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा आया, उनके माइंड में ये चीज़ थी ये नालायक है, बैठ के ना गेम्स खेलती है। हाँ। अच्छा, कुछ दिन के बाद क्विज हुआ। जब क्विज हुआ तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ गए। पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से था, कुछ पढ़ लिया था उस दिन। अच्छा, तो कहते हैं जी अमारा। मैं सर मैं आप ये ज़रा आगे आओ, 2-3 चीज़ें ना फिर उन्होंने मुझसे पूछी कि चीज़ तो नहीं की। हाँ, मैंने बताया। कहते अच्छा ठीक है, पढ़ती अच्छा हो, कम से कम क्लास में गेम ना खेलो। ओके सर ठीक है, सॉरी। बहुत खुशी होती है जिस टीचर ने आपको बोला आप नालायक है, आप उसी के एग्जाम में टॉप करें। मेरे साथ बड़ी दफा ऐसे हुआ है। ना अच्छा लगा आप लोगों से ये वाली बातें करके। हम हमेशा मेकअप, कपड़े और उसकी बातें करती थी, और हम क्यों ना करें भाई, हमारे शौक है, जो है वो करेंगे। हर लेकिन- लड़की का शौक होता है हाँ, लेकिन ये है कि देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी ये तो अभी सिर्फ 4 हैं, ऐसी बहुत सारी और लड़कियां जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि वो डिग्री लेकर आई हुई हैं, मेडिकल भी किया हुआ है, किसी ने लॉ भी है, दुर्फिशा शायद उसने लॉ पढ़ा हुआ है। हाँ, तो मतलब लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के भी इंजीनियर, मावरा लॉयर again, बनी है वो तो आकर। तो वो ऐसा नहीं है, पढ़ाई आपकी कभी भी रायगा नहीं जाती, और हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूर वो काम आती है। और आप कहते हैं यार अम्मा अब्बा ने शुक्र हमें पढ़वा दिया, बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखो ना, मैं शाइस्ता को ये कह रही थी कि तुम तो
तुमने तो माशाल्लाह अपनी जो पढ़ाई है उसको इतना अच्छे तरीके से तो अब एस्थेटिक्स जो है वो मेरी, क्योंकि डेंटल डिग्री थी तो मैंने एस्थेटिक्स की, अब मैं भी तुम भी यूटिलाइज कर रही हो बहुत अच्छे से। करती हो। तो वही वाली बात है, बस अब हम शूटिंग करेंगे अगर तो ये इसको बिठा लेंगे एज अ पायलट जहाज में। हाँ ना। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हो लेकिन आप लोगों को शुक्रिया कर रहे हैं। थैंक यू सो Thank मच। you. तो जी एक ब्रेक के बाद आइए पतले होने के लिए, मतलब कुछ खूबसूरत होने के लिए, बाल अच्छे करने के लिए, वो भी कहीं मैं आपको टिप दिलवाऊंगी आज एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। खुली 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 है उसमें वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी तो अब ज़रा ब्यूटी की बात कर ले। अब वो कहते हैं ना ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों एक साथ होने चाहिए। तो अभी हमने बात की पढ़ाई की कि हमारी जो इंडस्ट्री की लड़कियां हैं वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हैं, डिग्रीज़ भी हैं उनके पास, और फिर भी वो एक्टिंग कर रही हैं। तो यहाँ अभी मैं बात कर रही हूँ एक और ऐसी पढ़ी लिखी लड़की जो आपको खूबसूरत बनाने का काम करती है। डॉक्टर आयशा हमेरा हमारे साथ हैं, जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं एवेन्यू 5D की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा जो आपके यहाँ जो एक पॉपुलर है चीज़ वो है ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई 5D जाके तो बंदा ट्रांसफॉर्म ही हो जाता है। तो मुझे उसके ऊपर बताइए ज़रा कि ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद क्या है, क्या हो जाएंगे? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी कंप्लीट लुक्स आते हैं। अगर मैं इसको आसान कहूँ तो हमें जो नॉर्मल घरेलू मसले हैं ना, हर फीमेल का, हर मेल का प्रॉब्लम है कि हमारे बाल कम हो गए हैं, चले गए हैं, वापस कैसे आएँ, आपके आइज़ के नीचे टीयर ट्रॉफ बन गया है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, सब कुछ कर लिया, सारी क्रीम्स लगा ली, टोटका वगैरह सब कुछ कर लिया, अब क्या करें? और नोज़ बचपन में गिर गए थे, चोट लग गई थी, टिल्ट हो गई, टेढ़ी लगती है, उसको कैसे स्ट्रेट करें विदाउट सर्जरी? हमारी जो फेस है वो ब्रॉड लगता है, उसको कैसे कम करवाएं, उसको छोटा कैसे करवाएं? और अगर छोटा है बॉडी के अकॉर्डिंगली, अगर उसके एस्थेटिक कैलकुलेशन देखें, फेस छोटा लगता है, उसको कैसे अच्छा मतलब हम अच्छे दिखें। आजकल आप देखें कितना ज़्यादा ट्रेंड हुआ हुआ है कि आपकी जॉ लाइन शार्प होनी चाहिए, आपकी चीक थोड़े से, पहले वो हाइलाइटर्स लगा के चीक को प्रोमिनेंट किया जाता था, आजकल वो नेचुरल बिल्कुल चला गया है कि हमें नेचुरल लुक्स ही ऐसे चाहिए। डार्क लिप्स हो गए हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? एंड बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो एक होता है कि आप वेट लूज़ का प्लान करते हैं, एक होता है कि आपकी जो बॉडी है वो सर्टन कुछ मखसूस जगहों से बाहर की तरफ है, जैसे हमारे लव हैंडल्स बन जाते हैं, बेली आपका थोड़ा सा बाहर है, आपके आर्म्स यहाँ से जो हैं वो लूज़ हो गए हैं, ब्रा पैड्स बन जाते हैं फीमेल्स के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं। ओके, कि मतलब कि आप छोटी छोटी चीज़ें और बिल्कुल नेचुरल आप उनको। बिल्कुल नेचुरल। इवन कि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने फीचर्स चेंज करवाने होते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे फीचर्स चेंज ना हो, बस हम ऐसा कर दें कि हम बिल्कुल नेचुरल भी लगें और फ्रेश भी लगें। हाँ, तो मतलब हम एक दोनों फर्क तरह ना से आए काम लेकिन एक करते हैं। फ्रेशनेस आ जाए। एक फ्रेशनेस क्योंकि अक्सर आप वो लिप फिलर फौरन पकड़ा जाता है अगर जो आपने लिप फिलर लगाया है, मगर अच्छा, लिप फिलर्स का भी एक मिसकंसेप्शन है कि लिप फिलर्स चाहे जब भी करवाए जाते हैं जब आपने अपने होठों को बड़ा करवाना होता है या पाउटी लुक देना होता है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल बहुत फाइन सी आउटलाइन भी ड्रॉ करा दें अपने नेचुरल लिप्स के ऊपर। इवन के फिलर से आपके लिप्स नेचुरली पिंक भी हो जाते हैं। अच्छा, बिकॉज डिहाइड्रेटेड लिप्स होते हैं ना, तो वो डार्कनिंग की तरफ जाते हैं। जब हम फिलर्स ऐड करते हैं, फिलर्स में एची होता है, वो आपके लिप्स को रिहाइड्रेट करता है, तो आपको एक पिंकिश लुक आता है, फ्रेश लुक आता है। अच्छा, वो इसीलिए आता था, मैं समझी लोग टिंट लगा रहे होते। टिंट का तो एक बहुत डिफरेंट है। टिंट तो वो फिर आर्टिफिशियल आपको पता लगता है कि इट्स अ लिपस्टिक टच। मैं इस टाइम पे बिल्कुल नेचुरल लिप्स की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से आपका ये जो क्यूपिड है, ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर देते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल, और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी कुछ चेंज हुआ है आपके फेस में, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ समथिंग इज आर्टिफिशियल। स्लाइटली बात। अच्छा, ये रीजेनरा क्या चीज़? रीजेनरा एक न्यू टेक्नोलॉजी है, आपने स्टेम सेल्स का नाम सुना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेनेटर सेल्स कहा जाता है। आपके अपने बॉडी के टिश्यूज़ लिए जाते हैं। अगर मैं स्कैल्प की बात करूं तो रीजेनरा में हम कान आप के पूरा पीछे से- एग्जांपल देके बताएं, जैसे स्कैल्प की अगर आप बात कर रही हैं हाँ। और वो बालों से रिलेटेड जी, है, जी, जी। तो कहाँ से आप
स्किन उठाएंगी। ठीक है। हाँ। होता क्या है कि वो लोग जिनके बाल चले गए हैं, ओवरऑल थिनिंग हो रही है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम्स होते हैं, पूरा डिफ्यूज़ पूरे स्कैल्प में बालों की थिनिंग हो गई है, काफ़ी स्पेसिंग हो गई है। फीमेल्स के अंदर भी फ्रंट से यहाँ से बाल उड़ जाते हैं, यहाँ से बाल उड़ जाते हैं। जब वो ऐसे पार्टिंग करती हैं तो उनको कंप्लेन होती है कि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवरऑल थिनिंग हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। इवन के जिनको पीआरपी से भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, वो भी रीजेनरा करवा सकते हैं। अच्छा, रीजेनरा के अंदर क्या होता है, प्रोसीजर किस तरह से होता है, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह कि इट्स अ वन टाइम सेशन, कोई कट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। इन कुछ केसेस के अंदर ये ट्रांसप्लांट का ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, करते क्या है, हार्डली 30 to 40 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है। और यहाँ कान के पीछे से आपके बिल्कुल एक बारीक सा हम यहाँ पे वो करते हैं, जैसे आपकी कभी बायोप्सी पंच आपने करा, जैसे अक्सर लोग ब्लड शुगर अपना घर में चेक करते हैं तो एक पंच लगता है ऐसे, बिल्कुल इसी तरीके से कान के पीछे एक पंच होता है, वहाँ से हम छोटे से टिश्यू लेते हैं। रीजेनरा की ख़ास मशीन होती है, उसकी एक ख़ास कोन होती है, उसके अंदर हम उसको रखते हैं और उससे आपका लिक्विड निकालते हैं, उन सेल्स का लिक्विड निकालते हैं। अच्छा, फिर हम उसको आपके स्कैल्प के अंदर लगा देते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। शायद ऐसा लगता है कि सुनने में कोई चीज़ इंजेक्टेबल है तो आपको कोई पेन हो रहा होता है, बट इट्स कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। अच्छा, एंड 3 to 6 मंथ्स के अंदर आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसके वन टाइम सेशन है, नंबर ऑफ सेशंस नहीं है। आपके अपने बॉडी के सेल्स हैं, आपके नेचुरल बालों की ग्रोथ होती है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही है। आपकी अपनी बॉडी के जो सेल्स हैं वही आपके बालों को रीग्रो करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर इसी टेक्निक को हम फेस पे यूज़ करें तो आपकी फेस की टाइटनिंग हो जाएगी, लिफ्टिंग हो जाएगी, आपको एक्ने के स्कार्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, एंड इट्स अ वन टाइम सेशन। अच्छा, ब्यूटी स्लिमिंग ड्रिप्स एंड ग्लोइंग ड्रिप्स के बारे में बताइए जो आपके क्लिनिक पर होती है। अच्छा, स्लिमिंग एंड ग्लो ड्रिप्स आपकी ही हमने शो से इंट्रोड्यूस कराई थी। एंड मैं आपको मैं ग्रेटिट्यूड भी पे करना चाहूँगी, आपका थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, बिकॉज हमारी जो स्लिमिंग एंड ग्लो ड्रिप्स है बहुत सारे लोगों ने लगाई, बहुत ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड हुए, दे आर हैप्पी क्लाइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इस पे काम शुरू किया था तो हमें लगता था कि स्लिमिंग एंड ग्लो ड्रिप्स के अंदर शायद हम 1 kg लूज़ कर पाएंगे, हम 2 kg लूज़ कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए जिन्होंने एक ड्रिप के अंदर 3 kg भी लूज़ किया। ओह ग्रेट। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा म्यूचुअल पेशेंट की तरफ से भी हमें एक ताउन चाहिए होता है कि अगर आप स्लिमिंग का कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं, रिगार्डलेस आप स्लिमिंग ड्रिप्स ले रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, आप फैट फ्रीजिंग करा रहे हैं, लाइपोसक्शन करवा रहे हैं इवन के, तो आपको अपनी डाइट में पोर्शन कंट्रोल करना होता है। ओके, बिकॉज अगर आप हर चीज़ खा लेंगे, आपको रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। तो हम उनको साथ में पोर्शन कंट्रोल भी देते हैं, साथ में स्लिमिंग ड्रिप्स भी देते हैं। इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। आप देखिए, मेरे पास ऐसी भी ख़वातीन आई हैं जिन्होंने कहा कि हमने जिमिंग भी कर ली, हमने एक्सरसाइज भी कर ली, बट हमारा फैट नहीं जा रहा, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, हमें 10 kg लूज़ करना, हमें 7 kg लूज़ करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 ड्रिप्स में, 10 ड्रिप्स में अगर आप इतना लूज़ कर लेते हैं तो दैट्स एन अचीवमेंट। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बोटॉक्स के बारे में बताएं, फिलर्स के बारे में बताएं जो आपके क्लिनिक्स पर होते हैं। अच्छा, हम जो बोटॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, देखिए बोटॉक्स एंड फिलर्स तो आपको पता है आजकल जगह जगह हो रहा है, लेकिन हमने अपना हम सबका एक एम है, एवेन्यू के हम जितने पार्टनर्स हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं, हम तमाम लोगों का एम है कि हम आपको यहाँ पर वो चीज़ प्रोवाइड करें जिसके लिए आपको ट्रैवल करके US, UK या दुबई जाना पड़ता है, एंड वो ब्रांड्स हम आपको पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करें। सो एवेन्यू 5D इस टाइम पर आपको वो ब्रांड्स पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इकनॉमिकल है, बहुत इकनॉमिकल है। आप US में या UK में या दुबई में अगर सेम ब्रांड यूज़ कराते हैं, मैं एक मिसाल देती हूँ, अगर आप एक PRP करवाते हैं विद द सेम ब्रांड जो कि हम यूज़ करते हैं, हम दिखा के यूज़ करते हैं, अगर आप हमारे पेजेस पे विजिट करें तो वहाँ पे आपको पता भी हम क्या चीज़ लगा रहे हैं। वो सेम प्रोसीजर अगर दुबई में 90,000 का हो रहा है तो वो पाकिस्तान में 15,000 का हो रहा है। कितना फ़र्क है, इतना डिफरेंस है, एंड दैट्स द सेम। करेंसी का भी फ़र्क है ना, ज़ाहिर है, और करेंसी का भी फ़र्क है जी, बिल्कुल। लेकिन पहले क्या होता था कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेरे मीडिया के भी क्लाइंट्स हैं, मॉडल्स हैं, होस्ट हैं कुछ ऐसी TV चैनल्स की, तो वो अक्सर मुझसे डिस्कस करती थी, फ्रेंड्स भी हैं ऑब्वियसली, तो मुझे ये कहते थे यार जब हम दुबई जाते हैं और हम कोई चीज़ प्रोसीजर करा कर आते हैं तो वो 1 से 1.5 साल तक हमारा आराम से चलता है। हम पाकिस्तान में किसी डॉक्टर से कराते हैं वो 3-4 मंथ्स में चला जाता है, सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ योर प्रोडक्ट। आपकी कॉस्टिंग वेरिएशंस तो चलें ठीक है ही, लेकिन आपके काम की लास्टिंग क्या है। तो क्या करते हैं वो डॉक्टर जो वो 3 महीने तक चलता है? देखिए, अगर हम कोई ऐसा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं, अगर हम कोई ब्रांड ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसकी लास्टिंग ही कम है और वो तो फिर इतना काम नहीं करेगा। अगर आप अमेरिकन US ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ लगा रहे हैं लोगों को,
तो उसमें क्या होता है कि उसकी लास्टिंग अच्छी होती है। अच्छा। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ फिलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आए फिलर उन्होंने कराए हैं यहाँ पे और यहाँ बड़ा बड़ा सा फिलर जम गया, स्वेलिंग हो गई, नीचे आ गए, पेन भी है उसके अंदर, अब परेशान है कि क्या करें। तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ फिलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आँख के नीचे जो फिलर लगता है वो डिफरेंट होता है, नोज़ के अंदर जो फिलर लगता है वो डिफरेंट होता है, लिप्स में जो फिलर या हमारे चिन में या जॉ लाइन में जो फिलर्स यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से मैंने अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और प्रोसीजर्स करवा कर आते हैं, मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहबा हमने नोज़ रीशेपिंग कराई थी और वो तो हमारी 4 मंथ्स में बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे हमारी थी। हमने तो यहाँ से ब्रिज बनाया था, अपनी नोज़ को लिफ्ट करवाया था और वो 3 मंथ्स में चली गई। तो जो नोज़ के अंदर फिलर यूज़ किया वो फिलर नहीं था जो नोज़ के लिए डिज़ाइन किया गया। ओके। नोज़ का अगर आप फिलर यूज़ करते हैं तो कम से कम भी आपका 2 इयर्स 1.5 इयर्स तक स्टे करना चाहिए। अच्छा। एंड वी आर डूइंग दैट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा बहुत सारा क्लाइंटेज है जो कि नोज़ रीशेपिंग का क्लाइंटेज है एंड 1.5 साल बाद 2 साल बाद उनको नीड होती है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात फिलर्स की होती है, हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस हैं कि शायद हम आई फिलर्स करा रहे हैं तो हमें पूरी ज़िंदगी कराने पड़ेंगे। फिलर्स आपने एक बार करवाए, फिलर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके वो आपकी स्किन के अंदर वाटर के साथ मर्ज होके स्टे करता है आपकी स्किन के अंदर। उसकी जो लाइफ है, लेट्स सपोज हम आई फिलर्स की बात करते हैं, आँखों के नीचे जब आपके टीयर ड्रॉप बनता है, गड्ढा बनता है, डार्क सर्कल्स होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आई फिलर करते हैं या पफिनेस के लिए करते हैं। तो उसकी जो लास्टिंग होनी चाहिए वो हमें वो फिलर चूज़ करना चाहिए जो 8 मंथ्स टू 1 ईयर तक स्टे करे, इससे ज़्यादा ना करें। अच्छा, वो 8 मंथ्स में जब वो डिज़ोल्व होगा आपका फिलर तो कुछ अमाउंट आपकी स्किन के साथ वो रहेगा, परमानेंट ही रहेगा। आपने एक सेशन कराया, 8 मंथ्स के बाद आपने एक और सेशन कराया, जब आप नेक्स्ट 1 ईयर के बाद अपने आप को देखेंगे तो शायद आपको फिलर की ज़रूरत भी ना हो। ओके। ये अच्छा। इतनी अच्छी चीज़ है। ओह। तो लोग ये समझते हैं शायद हमने 1 टाइम करा लिया तो हम बाउंड हो जाएंगे या हम पहले से ज़्यादा या हमारा चेहरा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से नहीं है। अगर आप अच्छी जगह से करवाते हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर से कराते हैं, अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कराते हैं तो ये बहुत अच्छी अच्छा, अभी एवेन्यू 5D कराची में है, लेकिन खुशी की बात ये है कि आप 11 और 12 तारीख को लाहौर भी पहुँच। जी, हम लाहौर में भी अवेलेबल हैं इस महीने की 11 और 12 तारीख को, सैटरडे संडे। कुछ कंसल्टेशंस ऑब्वियसली हमारे ऑलरेडी स्लॉट्स बुक हो गए हैं और कुछ हमने आपके शो के लिए रखे हुए थे, बिकॉज़ हम जब भी आपके शो पर आते हैं तो लाहौर से इस्लामाबाद से हमें बड़ा प्यार मिलता है और लोग आते भी हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप ये मीडियम प्रोवाइड करिए हमें कनेक्ट करने के लिए आपस में। और इस महीने की 11th एंड 12th को हम होंगे तो आप नंबर्स मेंशन है, आप उस पर कॉल कर लीजिए और अपनी पूछ लें कि अपॉइंटमेंट्स कहाँ बुक आना है, करा अपॉइंटमेंट्स बुक जी जी कराना है। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत Thank you शुक्रिया, so much for having बहुत me. शुक्रिया। Thank you, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है हमने एक साथ जो गपशप लगाई उसको आपने इंजॉय किया होगा। तो इसी तरह दुआएं दीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।